एक स्लाइड अपन दूसरी स्लाइड उसी पे क्लिक करें सर, उसी सुपर वाले को करना है। अच्छा ठीक पॉकेट में डाल दें उसको चलेगा पॉकेट में डाल दें any question from previous session? कैसी चल रही है स्टडी स्कूल? समझ आ रहा है? आप सारे ऑलमोस्ट वर्किंग लोग हैं, तो इतने शायद क्यों है? इंटरैक्टिव क्लास का मौका मिला है तो have any questions from the previous sessions? हमने कंप्लीट किया है ऑलमोस्ट लेक्चर के अंदर। सेकंड चैप्टर मैंने स्टार्ट किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस। हम में से जिन लोगों ने मुझे नहीं देखा पहले ऑनलाइन भी ओनली वन इसमें टीम नहीं है, बाकी कोर्सेज आप पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, उसमें टीम बनाई हुई। पहले पढ़ा था कि वाई स्टडी फाइनेंस, फिर हमने देखा मैनेजर का क्या रोल है, उसकी क्या डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हो सकती है, डिफरेंट टाइटल्स उसके क्या हो सकते हैं। ये हमने देखा कि क्या टास्क हैं जो फाइनेंशियल मैनेजर करता है, इंपॉर्टेंट टास्क जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव उसका क्या होता है, वो कौन से टास्क के थ्रू अपने ओवरऑल ऑब्जेक्टिव करता है। तो हमने देखा फाइनेंशियल मार्केट को, फाइनेंशियल मार्केट एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है जिसमें फाइनेंशियल मैनेजर ने इन्वेस्टमेंट भी करनी होती है और परफॉर्मेंस बेहतर करने के ताकि आपकी स्टॉक की मार्केट प्राइस हो। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को देखा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होता है। उसके बाद हम आ गए कि इन्वेस्टमेंट के लिए जो हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, उस डिसीजन मेकिंग के लिए हमें अंडरस्टैंड करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, हमें उसको कैसे देखना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, वो इम्पोर्टेंट है। उसमें सबसे पहले था कि बीइंग अ कॉर्पोरेशन डिस्क्लोजर के लिए जो है क्या फाइंडिंग्स क्या होती है रेगुलेटर। स्टॉक एक्सचेंज भी एक इदारा है स्टैंड लोन, उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। हमने ये भी देखा कि स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टिंग के लिए जो है क्या रिक्वायरमेंट्स। So now we will be starting financial statements. Start करेंगे। आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी होगी। Might be many people doing the job of as an accountant. तो आपको पता है सबसे पहले हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, फिर हम स्टेटमेंट्स का फॉर्मल रूटीन बनाते हैं, फिर बैलेंस शीट। लेकिन ये स्टेटमेंट्स जो है इन्वेस्टर कैसे इस्तेमाल करता है, किसी कंपनी के अंदर उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो किस तरह से इसको इस्तेमाल, थोड़ा सा हम रिलेट करेंगे इन स्टेटमेंट्स का, इन स्टेटमेंट के अंदर होता क्या है, क्या स्टेटमेंट्स को हम देखेंगे। तीन स्टेटमेंट्स ज़्यादातर इंपॉर्टेंट होती हैं जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। तो ओनर्स इक्विटी की जो स्टेटमेंट होती है वो बैलेंस शीट का पार्ट नहीं
समटाइम हम उसको सेपरेटली भी बनाते रहते हैं, अंदर ही रिपोर्ट करते हैं। आज हम इसको कवर करने जा रहे हैं, फिर हम ये देखेंगे कि हम इसका एनालिसिस कैसे। इंट्रोडक्शन है स्टेटमेंट्स का, फिर है कि हम इसका एनालिसिस। किसी भी जगह पे आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे वहाँ रोक सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फेस टू फेस क्लास का मजा है वो जरूर लें आप। Let's start with the slides. So we will see what is the function of बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या करती क्या है? आपने से कोई बताएगा कि बैलेंस शीट का दूसरा नाम क्या होता है? और नाम से भी हम बैलेंस शीट को बताते हैं। ये प्लान स्टेटमेंट है। What does it mean? company A is on listed asset ये पिक्चर है। किसी कंपनी की बस देखना हो तो हम कैसे देखते हैं? किस चीज को देखेंगे? एसेट्स को देखेंगे। और आप जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो आपके एसेट्स किसके इक्वल होने चाहिए? लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। तो हम बेसिकली ये देख रहे होते हैं कि हमारी जो कंपनी के एसेट्स हैं उसकी फाइनेंसिंग कहाँ से होती है? ओनर्स करें फाइनेंसिंग या थर्ड पार्टीज करें? लायबिलिटीज आपकी थर्ड पार्टीज की फाइनेंसिंग को बता रहे होते हैं और इक्विटी आपकी ओनर्स की फाइनेंसिंग को बता रहे होते हैं। उन एसेट्स के अंदर की फाइनेंसिंग आप कंपनी के लिए फॉर एग्जांपल आप व्हीकल्स से व्हीकल्स आपके व्हीकल्स एसेट्स हैं, आप ले कैसे उसके ले रहे हैं, लोन लेके ले रहे हैं, तो आपको बैलेंस शीट की दोनों चीजें बता रहे हैं। आपको दिखा रहे होते हैं कि व्हीकल्स यहाँ एसेट्स के अंदर नजर आ रहे हैं, साथ आपको ये भी पता चल रहा होता है कि ये जो टोटल एसेट्स हैं इसमें कितना पार्ट ओनर्स का है, थर्ड पार्टीज में नेशनल इंस्टीट्यूशन भी आ जाते हैं, आपके सप्लायर्स भी आ जाते हैं, वेंडर्स भी आ जाते हैं, और क्या है इसमें कॉर्पोरेशन और क्या है इसमें? कॉर्पोरेशन जब बनती है उसके ऑनर्स बहुत ज्यादा होते हैं, हमें बड़ा कॉर्पोरेशन उसके बहुत सारे ऑनर्स होते हैं। शेयर्स की सूरत में हम उसकी ओनरशिप को मार्केट में ला सकते हैं। तो वो तो हो गए ओनर्स, वो इक्विटी में नजर आएंगे शेयर्स। लेकिन कभी कभी हम फंड रेज करने के लिए पब्लिक से लोन भी तो लेते हैं, उसे हम कहते हैं बॉन्ड या डिबेंचर्स, वो भी लायबिलिटीज में शो होगी। आपकी बैलेंस शीट को इस वजह से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कहते हैं। आपकी कंपनी की जो नेटवर्क है वो कितनी है और उसमें फाइनेंसिंग कहाँ से आ रही है। दो मेजर हम पार्ट्स करते हैं, ओनर्स और थर्ड पार्टीज, ठीक है, ओनर्स के अलावा। We will see the function and वही बात आ गई। It's also called statement of financial position। हम के एसेट्स और लाइबिलिटीज इसमें हम लिस्ट करते हैं, इक्विटी भी होती है। स्नैपशॉट ऑफ द फर्म्स फाइनेंशियल पोजीशन एट गिवन पॉइंट इन टाइम। क्या मतलब है गिवन पॉइंट इन टाइम? अब जब स्टेटमेंट बनाते हैं तो किसी पीरियड के लिए होती है, और नॉर्मली हमने ये देखा था जो रिक्वायरमेंट होती है रेगुलेटरी, वो क्या होती है?
आपने क्वार्टरली पब्लिश करनी होती है रिपोर्ट और एनुअली पब्लिश करनी। एनुअली आप पब्लिश करते हैं वो कौन सा ईयर होता है? उस ईयर को क्या बोलते हैं? किसके लिए? हमने पढ़ा था किसके लिए होता है? पाकिस्तान में किसके लिए है? 1 जुलाई से 30 जून तक। फर्स्ट क्वार्टर कब खत्म होता होगा? सेकंड क्वार्टर मार्च, ठीक है, करेक्ट। आपकी जो स्टेटमेंट बनती है डेट लिखी होती है कब की, कब से कब तक की, तो लिखा होता है क्वार्टरली है या एनुअली और टाइम लिखा होता है फॉर दिस ईयर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट टाइम के साथ टाइम बाउंड, तो आप किसी एक टाइम के ऊपर देख रहे हैं। अगर आपने इन्वेस्टमेंट आज करनी है आप पिछले ईयर की स्टेटमेंट देखेंगे, उसमें अप टू द लास्ट ईयर आपकी स्टेटमेंट रेलेवेंट होगी, इंपॉर्टेंट होगी। अगर आप पिछले 10 सालों की देख रहे हैं, यानी 10 इयर्स का गैप है, फिर वो तो ऐसा नहीं है आप उसको किसी ईयर देखें, राइट? देखिए इसके जो आइटम्स हैं, ये एग्जांपल ली हुई है ग्लोबल कॉर्पोरेशन कंपनी का नाम है और इस बैलेंस शीट है फॉर 2015 एंड 16, कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाई हुई है। 2 कॉलम्स दिए हुए हैं। आपका जो लेटेस्ट ईयर होता है वो आपका बिल्कुल लेफ्ट साइड के ऊपर होता है। उसके बाद आप जितने ईयर्स की लेना चाहते हैं 3, 5, 10, अगर आपने जो पब्लिश रिपोर्ट होती है फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, उसमें भी इसी तरह से रिपोर्ट किया होता है और पिछले साल के साथ नॉर्मली कंपैरिजन होता है आपका। सबसे पहले करंट एसेट्स के अंदर आपके कैश, रिसीवेबल्स, इन्वेंट्रीज, ये चीजें आती हैं। और चीजें भी हो सकती हैं, अकाउंट रिसीवेबल के साथ नोट रिसीवेबल वगैरह भी हो सकते हैं। आपकी अगर कोई आपने इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज के अंदर की हुई है, आपने स्टॉक्स वगैरह बाय किए हुए, तो वो भी उसके अंदर हो सकते हैं। इनको करंट एसेट्स क्यों कहते हैं? लिक्विडिटी क्या होती है? कन्वर्ट हो जाए विद इन 1 ईयर, इजीली कन्वर्ट हो जाए। जो जितनी जल्दी की कैश में कन्वर्ट होता है हम कहते हैं ये करंट एसेट्स के अंदर लिक्विड एसेट्स। उसके बाद हमारे जो एसेट्स दूसरे होते हैं उनमें क्या आता है? लॉन्ग टर्म एसेट्स के अंदर हमारे पास प्रॉपर्टी आती है, लैंड, प्लांट, इक्विपमेंट, ये सारी चीजें आपकी लॉन्ग टर्म एसेट्स या इनको फिक्स एसेट भी आप समटाइम कहते हैं, डिफरेंट नेम्स के साथ इनको लिखा जाता है, या डायरेक्टली इनको प्रॉपर्टी, प्लांट, लैंड, इक्विपमेंट ऐसे भी। तो डिफरेंट कन्वेंशंस हैं, लेकिन इसमें नॉर्मली जो स्टेटमेंट बनती है उसमें IFRS के स्टैंडर्ड्स इस तरह से बनानी चाहिए। IFRS आपको पता होगा, अकाउंटिंग के अंदर 2 तरह के स्टैंडर्ड होते हैं, एक जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है, और उसके बाद एक और स्टैंडर्ड बनाए गए थे IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। और इनका मकसद ये था कि जो क्रॉस बॉर्डर्स जो कंपनी काम करती हैं उनका रिपोर्टिंग का स्टाइल एक जैसा। इसमें US शामिल नहीं है, लेकिन वो सप्लीमेंट्री जब वो पब्लिश करते हैं रिपोर्ट्स US की कॉर्पोरेशंस भी, तो वो सप्लीमेंट्री IFRS के स्टैंडर्ड के ऊपर भी प्रेजेंट करते हैं, अदरवाइज उनका GAAP के ऊपर होता है, स्टैंडर्ड के ऊपर। तो यूरोपीय यूनियन के सारे कंट्री जो हैं वो IFRS को फॉलो करते हैं और बाकी कंट्रीज भी लाइक हमारे जैसे पाकिस्तान, इंडिया वगैरह। ये लाइबिलिटीज हैं, लाइबिलिटीज में भी फिर हम 2 पार्ट करते हैं उसी तरह से जिस तरह से एसेट्स में। करंट लाइबिलिटीज कौन सी होती हैं?
लाइबिलिटीज आपके ऑब्लिगेशन है जो आपने एक साल के अंदर जो है फुलफिल करना होता है। उसमें आपके पास नोट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल, सारी चीजें आती हैं। नॉर्मली वेंडर्स और सप्लायर के साथ रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हैं। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में आपके लॉन्ग टर्म आपका लोन होता है वो होता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट। और अगर आपके कोई बॉन्ड्स वगैरह आपने इशू किए हो तो वो भी लॉन्ग टर्म में इशू, ठीक है। फिर आपकी इक्विटी है। इक्विटी के अंदर आपका कॉमन स्टॉक आ जाता है, सरप्लस वगैरह और रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग आपकी प्रॉफिट ही है। कॉर्पोरेशन के अंदर हम प्रॉफिट को हम जो हमारा प्रॉफिट आता है उसको हम इस तरह से ट्रीट करते हैं कि कुछ तो हम वट एवर जो भी पॉलिसी होती है आपकी गवर्नेंस की या बोर्ड की जो होती है उसके हिसाब से आपने डिविडेंड देना तो डिविडेंड दे देते हैं, बाकी बचत लेने से उसको रिटेन करना। तो आपकी इक्विटी को इंक्रीज करती है उसको रिटेन करना। आपने अकाउंटिंग में पढ़ा ये उसके पार्ट्स हैं। हम ये रिवाइज कर रहे हैं। बैलेंस शीट क्या है, हम देख रहे हैं कि बैलेंस शीट क्या है, लेट्स सी इसका फंक्शन क्या है, हम वो भी देखते हैं। तो ये अगर आप देखें तो इसका ये टोटल जो है ये टोटल इक्वल है, ठीक है। तो इसका टोटल ये 15 की आपकी वैल्यूज आ रही हैं, ये 16 की है, ठीक है। इस वजह से इसको बैलेंस शीट, two sides of the balance sheet must balance asset is equal to liabilities plus stock over equity। इसको हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन भी हम इसे कहते हैं, लेकिन अब हम इसे यहाँ पे क्या नाम दे रहे हैं? बैलेंस शीट आइडेंटिटी कह रहे हैं इसको। अभी उसी को बताया हुआ है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज का मतलब है वो सिक्योरिटीज दैट कैन बी सोल्ड इजीली। आपने स्टॉक्स लिए हुए हैं, आप स्टॉक्स सेल कर सकते हैं। हमने पढ़ा था कि मार्केट किस तरह से वर्क करती है, स्टॉक मार्केट। ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर भी होती है। आपको जब कैश चाहिए यू कैन गो एंड यू कैन सेल इजीली। व्हाटएवर द मार्केट प्राइस इज, द मार्केट प्राइस यू कैन सेल योर सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज हम बॉन्ड्स और स्टॉक्स को कहते हैं। वो बॉन्ड्स और वो स्टॉक्स हमने बाय किए, हमारी कंपनी के बॉन्ड्स नहीं। हमारी कंपनी के बॉन्ड्स तो लाइबिलिटीज में शो हो रहे हैं ना, जो हमने इश्यू किए, जो हमने बाय किए हैं। वो बॉन्ड मार्केट भी हमने देखा था, अदर फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर हमने देखा था कि बॉन्ड मार्केट भी होती है, फॉरेक्स मार्केट भी है, कमोडिटी मार्केट भी है, ठीक है ना, याद है आपको? लास्ट क्लास में हमने देखा। Easily sold and converted to cash. These are current assets. Account receivable, amounts owed to the firm by customers who have purchased on credit. वो customers जिन्होंने credit पे आपसे सर्विसेज ली हैं या प्रोडक्ट्स ली हैं, उन्होंने जो पे करना होता है वो भी विदिन अ ईयर होता है। नॉर्मली आपने पढ़ा होगा अकाउंट रिसीवेबल्स, जब आपने पढ़े होंगे उसके अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, तो आपने देखा होगा कि जब हम क्रेडिट पे देते हैं तो उसकी क्रेडिट टर्म्स भी होती हैं। टर्म्स भी होती है ना, किस तरह से उसको बोलते हैं टर्म्स को? नहीं है 2, 10 and 30। 2% अगर आप 10 डेज में पे कर देते हैं और नेट अमाउंट आप पे करेंगे अगर आप 30 डेज में। इनको हम क्रेडिट टर्म्स कहते हैं। कस्टमर्स को कहते हैं कि हमारा बिजनेस इफेक्ट ना हो, आपको पता है बिजनेस सारा क्रेडिट हो, तो हम क्रेडिट टर्म्स देते हैं
कस्टमर को अगर वो अर्ली पे करेगा तो उसको हम फिर उसके अकाउंट में देते हैं। इसकी एक ये मिसाल 2, 10 एंड 30, इस तरह से 3, 15 एंड 60 डेज का मार्जिन दे। तो नॉर्मली विद इन अ ईयर होता है। आप किसी भी कस्टमर से जो क्रेडिट देते हैं वो ऐसा नहीं होता कि 1 साल के लिए, वो 30 डेज के लिए होगा, 60 डेज के लिए होगा, मैक्सिमम 3 मंथ्स के लिए होता है, 90 डेज, बहुत ज़्यादा हो तो 120 डेज हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन कि आपके रिसीवेबल्स की क्या पॉलिसी, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये वो अमाउंट है जो आपने कस्टमर्स को सेल वगैरह की है क्रेडिट के ऊपर, वो जो आपको मिलना है उसको आप अकाउंट रिसीवेबल्स कहते हैं। इन्वेंट्रीज के अंदर आपके पास कॉस्ट अकाउंटिंग आपने पढ़ी होगी। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, रॉ मटेरियल्स की इन्वेंट्री होती है, और सेमी फिनिश जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो आपकी वर्क इन प्रोग्रेस की इन्वेंट्री होती है, और फिर आपके पास फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री होती है जिसे आप सेल करते हैं। ये सारी आपकी इन्वेंट्रीज होती हैं जो इन्वेंट्री के अंदर आप लिखते हैं। और अदर करंट एसेट्स के अंदर आप क्या लिखते हैं? प्रीपेड जो आपके होते हैं, जैसे आप इंश्योरेंस पे करते हैं, साल करते हैं, साल के पे कर देते हैं। आपके प्रीपेड जो होते हैं जिनको हम डेफरेंस भी कहते हैं, ये डेफरेंस जो है आपके जितने भी एक्सपेंसिव प्रीपेड होते हैं ये सारे एसेट्स होते हैं। बेसिकली आप कैश को उठा के एक और जगह रखते हैं, वो फिक्स होता है कि ये इसी एक्सपेंस के लिए यूज होगा, लेकिन आपने कैश को कन्वर्ट किया होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप रेंट, शॉप या हाउस बिल्डिंग रेंट पे होती है तो एडवांस लेकिन उसको चार्ज कब करते हैं? अकाउंट के रूप में। जब वो मंथ खत्म हो जाता है तब उसे आप एक्सपेंस चार्ज करते हैं, पहले वो प्रीपेड होता है। तो बेसिकली ये एक आप कह रहे हैं कि बफर बेस होती है प्रीपेड एक्सपेंसेस की। नाम का एक्सपेंस जो हो रहा है बट बेसिकली इट्स नॉट एक्सपेंस, इट्स एन एसेट। तो अदर जो आपके हैं करंट एसेट्स उसके अंदर प्रीपेड एक्सपेंसेस वगैरह डेफर करते हैं, तो आपने एडवांस में पेमेंट्स कर दी है। इसमें आपके एडवांसेस भी हो सकते हैं इन्वेंट्रीज के लिए जो आपने सप्लाई कर दी है। मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, अगर डिमांड में बहुत ज़्यादा चीज़ है तो आपको क्रेडिट की बजाय हो सकता है आपको एडवांस पे करना पड़े। लॉन्ग टर्म एसेट्स के अंदर आपके पास वो एसेट्स जो के यूज होते हैं बिजनेस के अंदर ना, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। टेंजिबल बेनिफिट्स मतलब क्या है? लेकिन जो जिससे आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं, तो आपकी बिल्डिंग है उसमें ज़्यादा एम्प्लॉइज बैठते हैं, आपकी फैक्ट्री है सेंट्रल काम हो रहा है, इज समहाउ रिलेटेड विद द रेवेन्यू जनरेशन। आपकी सेल्स के साथ जो कुछ चीजें डायरेक्टली रिलेट करती हैं, कुछ इनडायरेक्टली रिलेट करती हैं। आपने इसको कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ा होगा, वेरिएबल एक्सपेंसेस और फिक्स्ड एक्सपेंसेस। recorded value reduced through yearly deduction called depreciation according to a schedule that depends on an asset's lifespan. Depreciation का आपको पता है, इस एसेट जितने भी होते हैं होते तो हमारे बेसिकली एक्सपेंडिचर्स ही होती हैं, लेकिन इसके एक्सपेंडिचर्स को हम क्या करते हैं, हम ओवर द यूजफुल लाइफ जो होती है उसके ऊपर डिवाइड करते हैं। यूजफुल लाइफ हमें कौन बताता है? दिस थिंग इज गुड फॉर दिस मच। जैसे आप पेरिशेबल गुड्स लेने जाते हैं, अगर दूध आज तो आप देखते हैं दूध का पैकेट है उठा के देखा द बेस्ट बिफोर दिस डे। इस तरह से जो बना रहा है वो आपको बता रहा है। नॉर्मली कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर जितनी यूजफुल लाइफ बताई होती है उससे ज़्यादा आप यूज नहीं करते, इवन आप व्हीकल्स को भी उससे ज़्यादा यूज करते, उससे एम्प्लॉइज को दे देंगे या somehow इज नॉट गुड, रिस्क नहीं लिया जा सकता क्योंकि बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। अगर आप मशीनरी को कंटिन्यू कर रहे हैं तो मेरी जो
instead of getting any profit, you will have to face very big loss. ऐसा नॉर्मली नहीं होता है। तो फिर आप क्या करते हैं, जो उसकी यूजफुल लाइफ होती है उस यूजफुल लाइफ को आप क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं ईयर वाइज। और हर ईयर ये जब भी आप स्टेटमेंट बनाते हैं उसकी उतनी डेप्रिसिएशन आप कैच करते हैं, ये भी आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। ये फिक्स एसेट्स के साथ होती है, लॉन्ग टर्म एसेट्स के साथ। बुक वैल्यू क्या होती है आपकी, एक्विजिशन कॉस्ट है लेस इट्स एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यानी कितना आप यूज कर चुके हैं उसे और कितनी उसकी लाइफ बाकी है। जो लाइफ है उसको आप, जहां आपको ईयर्स में उसका पता होता है वहीं आपको उसकी कॉस्ट का भी पता होता है। लाइफ को आप कॉस्ट के अंदर लेते, कॉस्ट में कन्वर्ट करें, कितनी इसकी कॉस्ट बाकी है उसको हम बुक वैल्यू कहते हैं। Other long-term assets can include such items as property not used in business operations, startup costs in connection with new business, trademarks and patents, and property held for sale. इसमें कोई बात समझ नहीं आई तो पूछ सकते हैं, इसमें कोई चीज समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। प्रॉपर्टी नॉट यूज इन द बिजनेस ऑपरेशंस, यानी आपने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है लेकिन आपने सेल करनी है वो चीज, जैसे रियल एस्टेट का काम है। तो रियल एस्टेट के काम में क्या करते हैं, घर बाय कर लेंगे, प्लॉट्स ले लेंगे, लेके बेचने, ये तो उनका मेन ऑपरेशन हो गया। लेकिन अगर आप काम कोई और कर रहे हैं और आपने साथ में कोई प्रॉपर्टी भी ले लिया और फिर आपने सेल भी किया, वो डायरेक्टली आपके ऑपरेशंस के अंदर वो उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं, वो भी लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं। Liabilities, accounts payable amount owed to supplier, purchases made on credit। बिल्कुल सेम जैसे आप कस्टमर्स को दे रहे हैं, आपके जो सप्लायर्स हैं वो आपको क्रेडिट दे रहे हैं, वो आपके पेबल्स बन रहे हैं। नोट्स पेबल एंड शॉर्ट टर्म डेट, लोन्स दैट मस्ट बी रीपेड इन द नेक्स्ट ईयर, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट दैट विल अकर विद इन द नेक्स्ट ईयर, ठीक है। शॉर्ट टर्म डेट जो आपका एक साल का होता है उसे शॉर्ट टर्म डेट कहते हैं हम नॉर्मली, विद इन अ ईयर जो आपने पे करना होता है। और नोट्स पेएबल और अकाउंट्स पेएबल में क्या डिफरेंस होता है, तो बताएगा एनीबॉडी, व्हाट इज द डिफरेंस? हमने एग्री किया होता है, एक तरह का एग्रीमेंट होता है सप्लायर के साथ भी। इफ यू आर न्यू इन द बिजनेस, आपका सप्लायर के साथ कोई टर्म्स अभी बने नहीं, आपका सप्लायर कहता है कि ओके आई कैन गिव यू क्रेडिट बट दिस क्रेडिट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ लोन, उसके ऊपर वो इंटरेस्ट चाहता है। नोट्स पेएबल के ऊपर इंटरेस्ट भी चाहता है, जितनी अमाउंट का आपको क्रेडिट दे रहा है उसके ऊपर इंटरेस्ट चाहता है, कैसे भी हो तो इसकी लीगल बाइंडिंग भी होती है। कोर्ट ऑफ लॉ में तो जाके क्लेम कर सकता है कि ये मेरी अमाउंट इसने दी और आपने साइन किया, दिस इज एन एग्रीमेंट। इस तरह से नोट रिसीवेबल भी हो सकते हैं, तो आप अपने कस्टमर से साथ आपका सप्लायर आपके साथ कर रहा है तो वो नोट्स पेएबल है, आप अपने कस्टमर के साथ कर रहे हैं वो नोट्स रिसीवेबल। ये अकाउंट्स रिसीवेबल और नोट्स रिसीवेबल और अकाउंट्स पेएबल और नोट्स पेएबल का फर्क है। ऐसा भी हो सकता है कि उसके ऊपर इंटरेस्ट ना हो, लेकिन ये जरूरी है कि उसको चैलेंज किया जा सकता है, यानी आप जाके कोर्ट में कंप्लेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर केस कर सकते हैं जिसको आपने क्रेडिट दिया ऑन अ लीगल एग्रीमेंट। तो कॉन्ट्रैक्ट समझते हैं हम, जैसे स्टाम्प पेपर पे आप लिखे दे देते हैं, that can be used as a last copy। आपने पे करना है, आपको कुछ दे रहे हैं,
सप्लायर कुछ दे रहा है, वो कहता है मुझे इस काम पे कहता है इसमें इंटरेस्ट भी होगा, इंटरेस्ट नहीं। ऐसा हो सकता है इंटरेस्ट ना हो, लेकिन वो होगा लीगल एग्रीमेंट, आप बाउंड होंगे कि आपने पे कर। आपके जो नोट्स पेएबल या नोट्स रिसीवेबल हैं वो बैड डेट्स नहीं होते, अकाउंट पेएबल और अकाउंट रिसीवेबल बैड डेट्स, यानी वो कस्टमर भाग गया, नहीं दिए, बिजनेस फ्लॉप हो गया, लेकिन अगर वो नोट्स हैं तो वो उसे पे करने, रिपोर्ट लेके देगा। ये फर्क नॉर्मली ऐसा नहीं, तो लॉ कोर्ट के साइड में जान सकते हैं, ठीक है। वो इन दैट केस होगा आपकी कंपनी डिसॉल्व होगी, बैंक्रप्सी फाइल कर दी कंपनी ने, फिर वो लिक्विडेट होगी, उसमें रेगुलेटर आएंगे, वो वैल्यूएशन होगी, उसकी बहुत हैवी कॉस्ट होती है। बैंक्रप्सी की अपनी बहुत बड़ी कॉस्ट है, ये एक पीड है, ये एक अलग से पीड है, लिक्विडेशन होती कैसे, तो वो भी सिक्योर उसके बाद जो भी उसकी वैल्यू होगी आफ्टर ऑप्शन या व्हाटएवर जो करते हैं लिक्विडेशन करके उस एसेट्स को, फिर वो देखते हैं कि हाँ जी किस चीज को पे, अगर नहीं होंगे तो नहीं ये तो प्रयोग की सिक्योर क्रेडिटर पहले मिलेगी जी, वो पे उसका एक वो बाद में आएगी। उसका एक सीक्वेंस है कि सबसे पहले किसको मिलेगा। सबसे पहले जिनकी नोट्स नोट रिसीवेबल नोट पेबल्स वालों को सबसे पहले मिलेंगे, अकाउंट्स पेबल्स से पहले मिलेंगे। एक्रूअल आइटम्स, एक्रूअल्स कौन से होते हैं? हमने कहा कि प्रीपेड जो है एक्सपेंसेस जो है वो आपके एसेट आप पहले से पे किए। एक्रूअल्स क्या होते हैं? ड्यू होते हैं, पेबल्स होते हैं। आपका ड्यू हो गया लेकिन आपने पे नहीं किया, बिल आया बिल्डिंग में आपने पे नहीं किया, रेंट ड्यू हो गया लेकिन पे नहीं किया, ड्यू होता है। तो एक्रूअल सिस्टम हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो एक्रूअल बेस ही होती है कि जब जैसे ही कोई चीज सर्विस ऑब्लिगेशन होती है तो आप उसी वक्त उसको रिकॉर्ड करते हैं। एक्रूअल्स बेसिकली आपके पेबल, आपके एक्सपेंसेस ड्यू हो गए हैं लेकिन आपने पे नहीं किए, आपके जितने भी ऐसे एक्सपेंसेस ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं ड्यू हो गए हैं, और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। आपने लोन लिया है, ठीक है, आपने लोन लिया हुआ है और लोन का इंटरेस्ट ड्यू हो गया, इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गया, वो आपके पेबल्स हैं, इनको एक्रूअल्स कहते हैं। नेट वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल पे आ गया। वर्किंग कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने पहले भी देखा था जब हमने फाइनेंशियल मैनेजर की देख रहे थे क्लास को देख रहे थे, हमने कहा था फाइनेंशियल मैनेजर का इंपॉर्टेंट टास्क क्या है, वो वर्किंग कैपिटल को मैनेज है। आपके पास सफिशिएंट कैश होना चाहिए तो आपके डे टू डे ऑपरेशंस को बगैर किसी प्रॉब्लम के चला सके, क्योंकि आप ही क्रेडिट पे चल रहे हैं, आप आगे भी क्रेडिट दे रहे हैं, सप्लायर से भी क्रेडिट दे रहे हैं, आगे कस्टमर्स को भी क्रेडिट दे रहे हैं, माइट बी पॉसिबल शॉर्ट ऑफ फंड्स, आपके पास हो सकता है कैश वी हैव टू मैनेज। तो आप कैश देखते कैसे हैं, उसके लिए ये नेट वर्किंग कैपिटल आप निकालते हैं। आपके जो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का जो डिफरेंस होता है क्या होता है, कैश होता है, बेसिकली ये कैश होता है या कैश कन्वर्टेबल होता है, इजीली कन्वर्ट। आपके जो करंट एसेट्स हैं और करंट लायबिलिटीज का जो डिफरेंस होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव होगा तो इसका मतलब है कि आपका कैश शॉर्ट है, आपको क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म आपको लोन लेना चाहिए, क्रेडिट लाइन और बाकी चीजें आती हैं। ये इसका फॉर्मूला भी है नेटवर्किंग कैपिटल का, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। इसका मतलब है ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपके करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। अब हम पहली चीज देख रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, अभी आगे भी देखेंगे कौन कौन सी चीजें हम बैलेंस शीट के अंदर देखेंगे। जी मूव अहेड।
लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट वही है जो आपका लोन होता है नॉर्मली 2 से 5 इयर्स तक का होता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। 1 साल से ज़्यादा में जो आपने पे करना है वो आपका लॉन्ग टर्म डेट। नॉर्मली डेट मीन्स लोन, डेट मीन्स लोन्स, इसमें आपके सप्लायर और वेंडर्स और वो क्रेडिटर्स नहीं आते हैं। स्टॉक होल्डर्स इक्विटी आ गई, मार्केट वैल्यू वर्सेस बुक वैल्यू। बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या होगी? एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी। एसेट मैंने उसी इक्वेशन को थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे आप अकाउंटिंग इक्वेशन को। यू कैन सी व्हाट इज द इक्विटी, नेट वर्थ है, ठीक है। अकाउंटिंग की बुक से आप देख रहे हैं तो ये आपकी क्या होगी? बुक वैल्यू होगी, जबकि एक्चुअल वैल्यू आपकी डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि आप कॉर्पोरेशन है, क्योंकि आपके शेयर्स मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं, क्योंकि आपके शेयर्स की वैल्यू डेली चेंज हो रही है। तो आपके शेयर की वैल्यू है उससे आप नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, यू विल गेट द मार्केट वैल्यू ऑफ मार्केट प्राइस पर शेयर टाइम्स नंबर ऑफ शेयर्स। अगर आपका शेयर फेस वैल्यू फॉर एग्जांपल 10 रुपीज थी, लेकिन आपको ट्रेड हो रहा है फॉर एग्जांपल 50, आप इसका मतलब है उसकी मार्केट वैल्यू 40 टाइम्स ज्यादा होगी। मार्केट वैल्यू इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। मार्केट वैल्यू किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? कंपनी की परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट कर रही है कि कंपनी अच्छी जा रही है, यानी ये इन्वेस्टर इंटरेस्टेड है इस शेयर को परचेज करने के अंदर, इसकी डिमांड ज्यादा है, डिमांड ज्यादा होने की वजह से उसकी प्राइस, मार्केट वैल्यू प्राइस ऊपर चली जाती है, ठीक है। बुक वैल्यू नॉट पार वैल्यू, बुक वैल्यू इज द अकाउंटिंग वैल्यू जो आपने कहा, अकाउंटिंग वैल्यू वो उसने दिखाया। टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज इज इक्वल टू बुक वैल्यू। मार्केट प्राइस है वो तो आपने स्टॉक मार्केट से खानी है, जो भी उसकी प्राइस चल रही है उसके हिसाब से। ऐसा भी हो सकता है कि बुक वैल्यू ज्यादा हो, मार्केट वैल्यू शो कर रही है कंपनी अच्छी नहीं, बुक वैल्यू आपकी मार्केट वैल्यू में ज्यादा होगी। जो मार्केट वैल्यू है वो किस पे डिपेंड नहीं करती, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ एसेट्स पे डिपेंड नहीं करती। कॉस्ट ऑफ एसेट्स क्या मतलब है? हमने कहा टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, इसका मार्केट वैल्यू कैसे होगा? मार्केट प्राइस से, शेयर की मार्केट प्राइस क्या चल रही है, राइट जी। सारा रिवीजन हो रहा है, कोई नई चीज हमने नहीं देखी। मार्केट टू बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू की रेशियो निकालते हैं। जो मार्केट वैल्यू होती है उसको हम मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कहते हैं। जो नॉर्मली ये वर्ड यूज होता है न्यूज वगैरह के अंदर कि कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है। मार्केट वैल्यू को मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कहते हैं। आप क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड करते हैं, इसको हम प्राइस टू बुक रेशियो भी कहते हैं, मार्केट टू बुक रेशियो भी कहते हैं और प्राइस टू बुक रेशियो भी कहते हैं। क्या प्राइस चल रही है, करंट प्राइस क्या है शेयर की, तो बेसिकली प्राइस क्या है आपकी, मार्केट वैल्यू है आपकी शेयर की, प्राइस टू बुक रेशियो भी कहते हैं। इनकी लो वैल्यू होती है, मार्केट टू बुक रेशियो की लो वैल्यू होती है, इनको हम कहते हैं ये वैल्यू स्टॉक्स, वैल्यू स्टॉक्स। जिनकी हाई होती है उन्हें हम कहते हैं ग्रोथ स्टॉक्स।
क्या करने वाले इसको आप करते हैं, ठीक है। वैल्यू स्टॉक क्यों कहते हैं? मार्केट टू बुक वैल्यू जिनकी कम होगी, लो वैल्यू होगी, उसको वैल्यू स्टॉक क्यों कहते हैं? जो पोटेंशियल होता है वो मार्केट गेन करेगा, ठीक है। अब आप ये निकाल सकते हैं, मार्केट वैल्यू निकाल सकते हैं। इफ यू नो द नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग एंड यू नो द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, you will multiply both and you will get the market value. If you want to find the book value of a share, book value of equity, how you will find total assets minus total liabilities from the balance sheet, you can find the book value of equity. So after finding the both values, if you divide the both values, you can tell whether it is a value stock or it's a growth stock. Yeah. Which is price to book ratio also, another name. क्या नजर आ रहा है? मार्केट टू बुक रेशियो, ये कुछ कंपनीज के स्टॉक्स की वैल्यूज आ रही है। सबसे जो बड़ा है ये अमेज़न का दिखा रहा है। कब का दिखा रहा है? 2016 में क्या था कि पाकिस्तान में गोली का खर्च करने का अमेज़न का आपको अमेज़न क्या कर रहा है? इतना शेयर्स इंक्रीज हो गए और जो बंदा भी अमेज़न के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है वो ऑनली अर्न कर रहा है। क्या कर रहा है अमेज़न? आपको प्लेटफॉर्म देता है, ऑनलाइन मार्केट के अंदर आपको शॉप देता है, सेल करेंगे तो थोड़ी सी मार्जिन लेता है। अमेज़न के देखें कितने आपकी ये रेशियो उसकी है, मार्केट टू बुक रेशियो दिखाई दिया। और टेक स्टॉक्स की कितनी है, लार्ज यूएस फर्म्स है उनकी कितनी है, फाइनेंशियल सर्विसेज की कितनी है, इस तरह से कुछ। और सिटी ग्रुप का दिया हुआ है जिनका सिटी बैंक है, एक आधा और कंपनी का दिया। Just to have an idea कि आप की कैसे चल रही हैं। हाँ जी, एंटरप्राइज वैल्यू ये कैसे निकालते हैं? इसका फार्मूला दिया हुआ है नीचे। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी जो कि आप निकालेंगे नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स टाइम्स मार्केट वैल्यू प्लस डेट, जो भी आपके पास डेट है, लोन, डेट मींस लोन, ठीक है, माइनस कैश, नॉट करंट एसेट, माइनस कैश, you will get the enterprise value. ठीक है, ये वर्क इस तरह से आप चेक करते हैं किसी कॉर्पोरेशन की वैल्यू में वर्क को विद द एंटरप्राइज वैल्यू। इसमें कोई क्वेश्चन? इसको उसने डिफाइन किया ना, वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंग बिजनेस एसेट्स unencumbered by debt and separate from any cash and marketable securities. Cash और cash convertibles भी इसके अंदर आता है। तो आपका क्या बन रहा है? आपकी जो मार्केट वैल्यू है बैलेंस शीट के ऊपर तो नहीं आ रही, कैश कहाँ से उठा रहे हैं, बैलेंस शीट से उठा रहे हैं, डेट को कहाँ से उठा रहे हैं, बैलेंस शीट से उठा रहे हैं। उसके बाद भी अगर आपकी वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब है इसकी वर्थ है मार्केट, आपकी कंपनी की वर्थ मार्केट में।
वैल्यू होती है। तो काउंटिंग ट्रीटमेंट से जो आप इक्विटी की वैल्यू निकालते हैं, तो बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी अभी हमने किस साइड से देखा। मार्केट वैल्यू तो हम मार्केट की जो प्राइस है उसको मल्टीप्लाई करें जितने भी शेयर उससे, अगर वो ज्यादा है तो फिर एंटरप्राइज वैल्यू आपकी बहुत ज्यादा आएगी। मार्केट वैल्यू तो क्लियर है ना, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी तो क्लियर है। एंटरप्राइज वैल्यू में आप ओवरऑल देख रहे हैं ना कि वर्थ कितनी, कंपनी की वर्थ कितनी, कैसे देखेंगे? मार्केट की वर्थ देखें ना। एंटरप्राइज वैल्यू मींस यू वांट टू इन्वेस्ट इन दैट कंपनी एंड यू वांट टू सी द एंटरप्राइज वैल्यू। व्हाट इज द एंटरप्राइज वैल्यू? एंटरप्राइज वैल्यू में जो आप उसकी मार्केट वैल्यू देख रहे हैं वो उसकी वो बैलेंस शीट पर नहीं उठा रहे ना, तो आप कैलकुलेट कर रहे हैं। मार्केट वैल्यू को नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर के साथ मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आई है वो उसे आप कह रहे हैं कि वो मार्केट वैल्यू, राइट? ठीक है, तो आपकी मार्केट वैल्यू हो गई और आपका जितना भी डेट है वो आपने बैलेंस शीट में उठाया, लोन कितना, कितना कैश और कैश इक्विवेलेंट है वो आपने माइनस कर दिया। इसका मतलब है कि आपको उसकी वैल्यू पता चलेगी कि कंपनी मार्केट के अंदर कितनी एक्सीड कर रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है? डेट होता है ना, डेट आपने ऑलरेडी माइनस कर ली, प्लस करके कैश माइनस कर दिया। अगर आपका ये एक्सीड कर रही है ये वैल्यू, तो इसका मतलब है आपकी कंपनी इज गोइंग गुड, अच्छा परफॉर्म कर रही है। ये एक ये फिगर है जिसे चेक किया जाए। गुडविल कैलकुलेट करने, गुडविल पहली बात तो ये कि गुडविल जो है ये उसको यूज होती है जब टेक ओवर होता है या एक्विजिशन, अदरवाइज ये कैलकुलेट नहीं होती है। नंबर 2, ये फाइनेंस का इशू नहीं है, ये अकाउंटिंग है, उसके अंदर ट्रीटमेंट्स होते हैं और डिफरेंट उसके मेथड्स हैं कैलकुलेट करने के। सिर्फ उसी वक्त कैलकुलेट होती है जब आपकी कंपनी बिक रही होती है, तो टेक ओवर कर रहा है या आप सेल कर रहे हैं, अकाउंटिंग का इशू है। आप इंटरेस्टेड है तो उसको देख सकते हैं, मिल जाएगा आपको उसका स्टेटमेंट। नहीं, हमने बैलेंस शीट को कंप्लीट कर लिया। बैलेंस शीट के अंदर हमने 2-3 चीजों को देखा, नेट वर्किंग कैपिटल, नेट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, और क्या देखा हमने और देखा मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू, हमने दोनों की रेशियो देखी, जिसको हमने प्राइस टू बुक रेशियो भी कहा। फिर हमने एंटरप्राइज वैल्यू, उसके अलावा हमने रिवाइज किया कि बैलेंस शीट के अंदर कौन से आइटम्स होते हैं, हर आइटम का क्या ओके। और 2-3 वैल्यूज को हमने देखा जिनको हम इसके अंदर देखते हैं। अदर अभी बहुत सारी चीजें आने वाली हैं जिनको हमने कैलकुलेट किया। रेशियो एनालिसिस पूरा इसी के अंदर है। वो एक दफा ये बात करा लेंगे ना, फिर रेशियो एनालिसिस स्टार्ट करेंगे, तो ये देखेंगे कि हर रेशियो का मतलब क्या है, हम कैलकुलेट क्यों करते हैं, क्या बताते हैं। सेम चीज के लिए एक चीज को चेक करने के लिए इससे ज्यादा रेशियो हम यूज करते हैं। अगर एक रेशियो हमें धोखा दे जाएगी तो दूसरी पकड़ लेगी, दूसरी धोखा देगी तो तीसरी पकड़ लेगी, फिर हम कंबाइन 2-3 रेशियोज को देखेंगे। यही किया ना, किया।
अब आगे इनकम स्टेटमेंट, ट्रांसफर मैनेज, क्या ख्याल है? बहुत आसान है। आगे पता तुम्हें आसान करो, ये भी आसान नहीं होती, सबको तो अच्छी रखनी चाहिए। देखिए इनकम स्टेटमेंट हमें प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेशन को बताती है। इसके अंदर दो नई चीजें, जैसे उसमें अकाउंटिंग इक्वेशन हमने देखी, इसको हमने अकाउंट उसको क्या कहा था, बैलेंस शीट आइडेंटिटी था। यहाँ पे हमारे पास दो मेजर अकाउंट, एक रेवेन्यू और एक एक्सपेंसेस की टाइप्स हो सकती हैं डिफरेंट। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस रखते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास इनकम आ जाती है। फिर उसी इनकम में से फिर कुछ और एक्सपेंसेस भी आप माइनस करते हैं बाद में, जिसमें आपका इंटरेस्ट आ जाता है। इंटरेस्ट को हम फाइनेंशियल एक्सपेंसेस कहते हैं, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। आपका टैक्स आ जाता है, आपकी डेप्रिसिएशन आ जाती है, आपकी एप्रिसिएशन भी आती है। एप्रिसिएशन क्या होती है? चलिए देखते हैं इसको। हमने इसको भी अंडरस्टैंड करना है कि इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसका फंक्शन हमने देखा था। रेवेन्यू और एक्सपेंसेस हैं, वैसे वही टाइम पीरियड होता है। हमें अगर सीक्वेंस याद हो तो पहले इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, फिर बैलेंस शीट बनती है, ठीक है। यहाँ से आपका जो नेट प्रॉफिट होता है, जो आपका ट्रांसफर होता है उधर इक्विटी के अंदर, जैसे हमने वहाँ पे रिटेन अर्निंग का, इसको हम दूसरा, इसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं। कुछ और नाम भी हैं इसके जो यूज होते हैं। बॉटम लाइन जो आखिरी होती है वो आपकी नेट इनकम बता रही होती है, जो कि बेसिकली मैयर है किस चीज की, प्रॉफिटेबिलिटी। उस पीरियड के अंदर, जिस पीरियड की वो स्टेटमेंट बन रही है, जिस फिस्कल ईयर की स्टेटमेंट आप बना रहे हैं या जिस क्वार्टर की स्टेटमेंट बना रहे हैं, उस क्वार्टर का वो आपको उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को बता रही होगी, जिसमें आपका प्रॉफिट या लॉस दोनों आ सकते हैं। और इसी को हम फर्म की अर्निंग भी कहते हैं, ठीक है। नेट प्रॉफिट या नेट अर्निंग। अर्निंग को कैसे कैलकुलेट करते हैं आप? सबसे पहले आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। अब आपका हम इसको देख रहे हैं किस तरह से, हम इसको इस तरह से देख रहे हैं, आप ज़्यादा बेहतर इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसको मैन्युफैक्चरिंग समझेंगे ना, ये ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंड। वैसे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी सर्विसेज की भी होती है। आप देखें एक लायर जो है उसका चैम्बर होता है, वो वहाँ बैठा होता है, उसके एम्प्लॉयज होते हैं, वो सबको पे कर रहा होता है। वो सर्विसेज जो आपको दे रहा है उसकी कॉस्ट होती है, उसको हम कॉस्ट ऑफ सेल्स कहते हैं। लेकिन ये ज़्यादा बेहतर समझ आता है अगर आप प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है। तो दोनों सूरतों में कॉस्ट ऑफ सेल्स होती है। रेवेन्यू जो आपकी है, रेवेन्यू नेट सेल्स को कहते हैं। नेट सेल्स का मतलब है कि आपकी कॉस्ट और आपका प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूड जो होता है उसको हम नेट सेल्स कहते हैं। आपने एक चीज दी है, फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल लिया आपने 5 रुपीज, उसके ऊपर आपने वर्किंग की, 3 रुपीज ऐड किया, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आपने वैल्यू एडिशन की उसकी, वो 8 रुपीज का हो गया। आपने जो सेल किया 10 का, तो आपने जो सेल 10 का किया, तो जो 10 का आप सेल करें वो नेट सेल है, इसमें आपकी कॉस्ट भी इंक्लूड है, इसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन भी है। आपको कॉस्ट पड़ी है 8 की, आप ले रहे हैं 10, 2 एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो वो प्रॉफिट मार्जिन इसके अंदर शामिल है। इसको हम नेट सेल्स कहते हैं। नेट सेल्स को हम आमतौर पर रेवेन्यू कहते हैं, सेल रेवेन्यू या रेवेन्यू, इसको नेट सेल्स भी कहते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल आपकी वो कॉस्ट है जो आपने उसके ऊपर में आपने रॉ मटेरियल परचेज किया और उसके ऊपर कोई वैल्यू एडिशन की, वो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल। आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ा होगा इन्वेंटरीज वगैरह के चैप्टर के अंदर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? आपका ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ से निकला, उसमें से आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करना है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जरूरी है, वो आपकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लाइक सैलरीज वगैरह हैं आपकी,
ठीक है, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो एक्सपेंसेस होंगे। After subtracting the operating expenses, you will get earning for interest and taxes. इसको EBIT भी कहते हैं, EBIT, आमतौर पे लिखा भी ऐसे ही जाता है, अर्निंग बिफोर इनकम एंड टैक्स। उसको आप ग्रॉस प्रॉफिट की बजाय ग्रॉस अर्निंग भी कह सकते हैं। प्रॉफिट, अर्निंग, इनकम इज वन एंड सेम थिंग, ठीक है। और फिर क्या करते हैं जी, आप ऑपरेटिंग इनकम में आप अदर इनकम अगर आपकी कोई है, आपका एक कोई मेजर ऑपरेशन है जो आप कर रहे हैं, उसके अलावा साइड पे भी कोई काम चल रहा है, या ये है कि आपने कोई अपना इक्विपमेंट या कोई मशीनरी आपने वो सेल कर स्टार्ट कर दिया, वो सेल किया, वो उसका टाइम खत्म हो गया, तो उससे जो आपको पैसे मिले तो आपके अदर इनकम में जाते हैं, आपके मेन ऑपरेशन के अंदर नहीं आते, आपका रेवेन्यू नहीं होता। रेवेन्यू सेल्स के साथ अदर इनकम में आपने किसी आपका जो मेन आपके ऑपरेशन है बिजनेस से उससे हट के अगर आपने कुछ अर्न किया है तो वो अदर इनकम के अंदर आता है। वो आप अदर इनकम को उसके अंदर प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। माइनस क्यों लिखा है इसमें? आप जब स्टार्ट करते हैं अपनी पुरानी मशीनरी को तो समटाइम आपको पैसे देने पड़ते हैं, या फिर आपके ले आपको कॉस्ट हो सकता है ज्यादा हो, आपको उससे कुछ बचना है या वो जीरो पे जाए, प्लस माइनस इसीलिए लिखा। तो वो आपके पास इनकम को ऐड करने के बाद आपके पास ऑपरेटिंग इनकम के अंदर अगर कोई अदर इनकम है, नहीं है तो फिर तो ठीक है, आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस आ जाएगा। फिर आपका प्री टैक्स और नेट इनकम आपका कैसे निकलता है? आपने एबिट निकाला है, उसमें से आपने इंटरेस्ट इनकम को प्लस या माइनस करना है। प्लस कब करेंगे? अगर आपने किसी से लोन लेना है, आपने नोट्स रिसीवेबल लिए हुए हैं कस्टमर से, आप नोट्स पेएबल दिए हुए हैं, या आप बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, आप लोन देते हैं, आपका फिर इंटरेस्ट आता होगा, इन दैट केस आपका जो इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा? अगर आप फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है तो रेवेन्यू होगा, मेन ऑपरेशन है। लेकिन अगर आप किसी और जरिए से आपको इंटरेस्ट रिसीव होना है आपको, तो वो आपका अलग से आएगा, अदर इनकम के अंदर नहीं आएगा, वो आपका प्री टैक्स के अंदर आएगा, प्री टैक्स इनकम के अंदर आएगा। तो आप एबिट निकालने के बाद उसमें प्लस या माइनस करेंगे। जो इंटरेस्ट पे करने वाले हैं वो पे करेंगे, और जो इंटरेस्ट रिसीव करने वाले हैं वो रिसीव करेंगे। उसके बाद आपके पास प्री टैक्स इनकम बनेगी, और प्री टैक्स इनकम में से आपने टैक्सेस को माइनस किया, कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, वो करके फिर आपकी नेट इनकम या नेट अर्निंग या अर्निंग आपकी बनेगी। क्वेश्चन? ये सारी चीजें पढ़ी हुई है आपने? एनी क्वेश्चन? नहीं कोई बात समझ में आ रही है? कुछ भी समझ नहीं आ रहा, चलो आगे चलो। क्वेश्चन बंदा दो सूरतों में नहीं पूछता, मैं तो सारा समझ आ रहा हो या कुछ भी समझ बंदा कोई क्वेश्चन नहीं। समटाइम क्वेश्चन मैन्युफैक्चर भी किया जाता है, बनाया जाता है। आपको पता है चीज का थोड़ा सा याद पूछ लेते हैं ताकि नहीं चीज को पता। समटाइम आपको पता होता है तभी आप पूछ रहे होते हैं, उससे भी आपका नॉलेज इंक्रीज होता है। ये बात आपको पहले किसी ने नहीं बताई, अगर बताई होगी तो आप इग्नोर कर रहे हैं। अगर आपको पता भी हो, आप जस्ट फॉर द वेरिफिकेशन आप दोबारा वो क्वेश्चन कर लेते हैं, हो सकता है आपको कोई नई बिट मिल जाए उससे, नहीं पॉसिबल, ठीक है। अगर आपने सीखना हो ना तो हमेशा आपको इसी तरह से क्वेश्चन करते रहना चाहिए अगर सीखना है। जी टैक्स से पहले का जो होगा माइनस करना है टैक्स से, तो प्री टैक्स और नेट इनकम में क्या फर्क है? तो भी निकालना प्री टैक्स इनकम, टैक्स भी तो एक्सपेंस है ना,
मेजर एक्सपेंसेस से उसको सेपरेट करते हैं, बिल्कुल एंड में निकालते हैं। जब सब कुछ हम निकाल चुके होते हैं, हमारे पास जो भी अन्य बच जाते हैं, सब सारे ट्रीटमेंट करने उसको टैक्स इसी। अच्छा जी, नहीं जी, हमने पहले पढ़ लिया इन सारी चीजों को। आप यहाँ पे सामने आ गए हमारे पास, यहाँ पे भी वही कंपनी है, ग्लोबल कॉर्पोरेशन, सेम पीरियड के लिए है, ठीक है। 2015 और 16, उसमें भी 15 और 16 की थी। आप देखिए नेट सेल्स कितनी आ रही है, यहाँ रेवेन्यू की बजाय उसने नेट सेल्स लिखा है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स का भी निकालने का फॉर्मूला आपको पता होगा, ये कंपनी में आपने पढ़ा होगा, आगे अगर आएगी कोई डिटेल तो मैं बता दूंगा। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट में से आपने सेलिंग, जनरल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो है वो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो एक्सपेंसेस हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन का जो है वो भी आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। अमोर्टाइजेशन नॉर्मली होती नहीं है, लेकिन अगर वो अमोर्टाइजेशन का मतलब है कि वैल्यू बढ़ जाना है, जैसे लैंड की वैल्यू बढ़ जाती है, लैंड की वैल्यू बढ़ जाती है। प्लॉट लेके रखा पहले वो 1 मिलियन का, आप 2 मिलियन का होता है, 1.5 मिलियन तो अमोर्टाइज भी होती है, वैल्यू इंक्रीज भी होती है, अमोर्टाइजेशन भी होती है, लेकिन नॉर्मली डेप्रिसिएशन होती है। डेप्रिसिएशन होगी उसके बाद आपके पास आ गई ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर क्या करना है हमने, अगली स्लाइड में क्या आने वाला है, इसी स्टेटमेंट को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अदर इनकम को ऐड किया, एबिट आ गया, एबिट के अंदर आपने टैक्स को सब्ट्रैक्ट किया है, यहाँ टैक्स सिर्फ देने वाला है, ठीक है। टैक्स इनकम आ गई, उसमें से टैक्स माइनस कर दिया, आपके पास नेट इनकम आ गई। नेट इनकम जो भी आपके पास आई है, याद रखें हम कॉर्पोरेशन को कर रहे हैं, कॉर्पोरेशन की स्टेटमेंट है, ये रुपीज नहीं है, ये भी मिलियंस है, ठीक है। क्योंकि हम जीरो नहीं लगाते, जीरो नहीं लगाते, हम मिलियंस के अंदर इसको शो करते हैं। हमने मैनेजरियल अकाउंटिंग पढ़ी है, मैनेजरियल अकाउंटिंग पढ़ लें, उसमें भी आप शॉर्ट बनाते हैं। तो ये आप उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो, जितने भी नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं, ये कॉमन स्टॉक के शेयर इसके अंदर है, आप अर्निंग पर शेयर कॉमन स्टॉक का निकालो, प्रेफर्ड स्टॉक का नहीं निकालो। प्रेफर्ड स्टॉक जो है वो तो ओनर्स ही हैं, लेकिन उनको आप फिक्स डिविडेंड देते हैं, उनका डिविडेंड फिक्स होता है, बिल्कुल इंटरेस्ट की तरह। डिविडेंड कैलकुलेट नहीं करना होता, अर्निंग भी आपकी जो होती है वो बेसिकली कॉमन स्टॉक है, ताकि आप डिविडेंड अनाउंस करते हैं, तो प्रेफर्ड स्टॉक को जो डिविडेंड देते हैं वो फिक्स डिविडेंड होता है, ठीक है जी। ये आ गया आपका अर्निंग पर शेयर। इसके बाद उसने लिखा है डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, इसमें कुछ वैल्यू कम की हुई है उसने, ठीक है। तो नहीं कर दिया, मैंने कहा डिविडेंड आप अनाउंस करते हैं, सारा तो आप प्रॉफिट डिविडेंड के तौर पे नहीं देते ना, कुछ आप रिटेन अर्निंग के अंदर, उसकी वजह से जो फर्क पड़ता है आपका अर्निंग पर शेयर के ऊपर, वो डिल्यूटेड अर्निंग नहीं समझ लीजिए। आपको प्रॉफिट हुआ फॉर एग्जाम्पल 10,000 का, आपने कहा कि हम 8,000 है वो डिविडेंड के तौर पे देंगे, 2,000 वापस हम इक्विटी के अंदर ऐड रिटेन करने के लिए, अर्निंग पर शेयर चेंज नहीं होते, कम हो जाएगा, कम हो गया डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर आपका नेट इनकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं, ये आपने निकाल लिया। एक शेयर के आपका जो सर्टिफिकेट होता है शेयर वाला, मिनिमम कितना होता है,
नहीं होता। लेकिन ऐसे नहीं होता कि एक शेयर की एक आपका सर्टिफिकेट है तो एक शेयर हो, वो 100 शेयर्स का एक सर्टिफिकेट, मिनिमम 100 का, उससे ज्यादा का हो सकता शेयर्स का होता है है जी। एक सर। हाँ, जैसे आपका करेंसी नोट होता है, ₹1 का है नोट आपका, शेयर सर्टिफिकेट बन ₹2 का है, 5 का है, सब खत्म हो गया। खत्म। पुरानी बातें होंगी। आप कोई बात करें ना तो कहते हैं यार आप किस जमाने में करना, आप ₹1 के नोट के साथ जो है ना चीजें परचेज की हैं। अब तो 10 का भी नहीं है, 10 का है, 10 का है, 10 का है, 20 का नहीं है, 20 का भी 20 का भी है। 20 वाला भी जो है ना बाद में इंट्रोड्यूस हुआ था। असल में मैं मलेशिया राउंड बहुत ज़्यादा, तो मेरे पाकिस्तानी करेंसी इतनी याद नहीं है, तो ये सारे खत्म हो गए। अब आपका स्टार्ट ही 10 से होता है, 10, 20, 50, 100। अगर कोई आपसे पैसे मांग ले, उसे आप 10 का देंगे तो वो आप देखता है कि यार ये गरीब आदमी है। 50 है अभी वो देख रहा होता है, 50 में कुछ भी नहीं आता। आप डिफेंस में बैठ के चाय नहीं पी सकते, 50 रुपीज से 90 रुपीज का एक चाय का कप मिलता है। अगर आपने जाना हो 5 स्टार में बैठ के चाय पीनी, तो ये नंबर ऑफ शेयर्स कहने की बात ये है कि एक मिनिमम 100 को, तो आप नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स जब लिखेंगे तो ये सर्टिफिकेट्स को नहीं लिखेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स को लिखेंगे। एक सर्टिफिकेट 100 का है, तो आपने कितने लॉन्च किए हुए हैं पब्लिक के अंदर, कितने आउटस्टैंडिंग शेयर्स का मतलब पब्लिक में कितने। समटाइम ये होता है कि कॉर्पोरेशन जब वो लेती है, परमिशन लेती है आईपीओ की, शेयर उन्होंने कितने मार्केट के अंदर देने हैं, तो वो सारे नहीं देते, कुछ वो रोक लेते, आउटस्टैंडिंग नहीं होते, सारे नहीं देते, वो कुछ शेयर्स को रोक लेते हैं कि सेकंड आईपीओ देंगे दोबारा मार्केट के अंदर फर्स्ट टाइम। वो भाई मार्केट थोड़ी बेहतर हो जाएगी तो फिर वो उसका फायदा क्या होता है रोकने का, कि अगर आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है और उसकी फेस वैल्यू शेयर की फॉर एग्जांपल 100 रुपीज है, तो ऐसा मुमकिन है कंपनी अच्छी जा रही है तो उसकी मार्केट वैल्यू हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल 100 उसकी फेस वैल्यू थी शेयर की, अभी वो ट्रेड कर रहा है 200 पे, 150 पे कर रहा है, तो आप कितने का बेच सकते हैं उसे, कंपनी को कितने का बेच सकती है, 130, 140 का तो बेच सकती है ना इजीली। मार्केट प्राइस उसकी 150 है, 150 में तो मार्केट से जाके कोई भी परचेज कर लेगा, लेकिन आप उसे 130, 140 का बेच सकते हैं, तो उसकी फेस वैल्यू उससे ज्यादा वैल्यू का बेच सकते हैं, यानी आप उसे प्रीमियम पे मैच कर सकते हैं। तो आपके पास एक्स्ट्रा फंड्स रखे हुए हैं, आपने ये भी पढ़ा होगा, हमने इसका ट्रीटमेंट भी देखा होगा, जब आप प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे, डिस्काउंट का मतलब होता है कि आपकी फेस वैल्यू से कम पे आप आईपीओ अपने शेयर्स, और अगर आप फेस वैल्यू पे बेच रहे हैं तो हम कहते हैं कि पार पे, पार ज्यादा वैल्यू पे है तो प्रीमियम पे है, कम पे है डिस्काउंट पे है। और बॉन्ड्स, बॉन्ड्स के अंदर भी एक चीज आपने पढ़ी, बॉन्ड्स अगर आपने पढ़ी तो स्टॉक्स के अंदर भी एक चीज, stock options issued to employees, stock option shares issued due to conversion of convertible bonds। अब ये दो चीजें इसके अंदर बता रहा है, fully diluted EPS increases earning per share, EPS earning per share है, increases number of shares by stock option issued to employees, the right to buy a certain number of shares by a specific date at a specific price। आपने देखा होगा जो सीईओज होते हैं ना कॉर्पोरेशंस के, उनकी सैलरी के अंदर स्टॉक ऑप्शंस भी होते हैं, आप उनके जो बोनस होते हैं उसमें भी स्टॉक ऑप्शन होते हैं। तो पैसे देने की बजाय कंपनी क्या करती है, एम्प्लॉय को स्टॉक दे देते हैं, शेयर्स दे देते हैं। तो जो शेयर्स कंपनी के एम्प्लॉयज के पास होते हैं उनके ऊपर आपने डिविडेंड नहीं देना,
जब तक उसके पास रहेगा एम्प्लॉय के पास, वो डिविडेंड नहीं दे सकता। वो जाए स्टॉक मार्केट में जाके वो बेच दे, फिर उसको डिविडेंड नहीं देगा, उसका ओनर चेंज होगा। बढ़ाने के लिए करते हैं और उनको दे देते हैं। हाँ जी, मतलब शेयर से बढ़ जाते हैं, उनकी वैल्यू बढ़ाने में किरदार रहे, परफॉर्मेंस इंक्रीज करेंगे। आउटस्टैंडिंग शेयर्स भी इंक्रीज हो गए आपके, ठीक है, आप डिविडेंड भी नहीं देना पड़ा। और दूसरी स्रोत क्या है? शेयर्स इशूड ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ कन्वर्टिबल बॉन्ड। कन्वर्टिबल बॉन्ड कौन सी होती है? बॉन्ड हमने कहा कि पब्लिक से जब हम लोन लेते हैं उसके अगेंस्ट जो हम सर्टिफिकेट इशू करते हैं उसे हम बॉन्ड कहते हैं। उसके ऊपर टर्म्स लिखी होती है कि हमने आपको कितना इंटरेस्ट देना है, इसको कूपन रेट कहते हैं, कूपन रेट बोलते हैं। आप वो लेते हैं, वो बॉन्ड एक खास टाइम के लिए होती है, उसकी मैच्योरिटी डेट, यानी ये बॉन्ड आपने लोन दिया मुझे, मैं उस लोन पे इंटरेस्ट दे रहा हूँ और मैंने ये एग्री किया कि जो लोन मैंने आपसे लिया है वो मैं इस डेट को आपको एक्चुअल लोन भी हो सकता है। एक्चुअल लोन जो है, जो बॉन्ड की वैल्यू है जो आपने ली है पब्लिक से, वो जब आप वापस करते हैं तो उस डेट को मेच्योरिटी सारा इंटरेस्ट भी पे कर दिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बॉन्ड आपने लिया था 10 years का बॉन्ड है, आपने लिया, उसकी बॉन्ड मार्केट भी है। अगर आपको इन बिटवीन पैसे चाहिए, गो टू द बॉन्ड मार्केट, यू सेल इट, यू कैन गेट द कैश, लिक्विडिटी आपको मिल जाती है। उसकी प्राइस प्लस माइनस होती रहती है, उसके भी फॉर्मूला है फाइनेंस के अंदर, हमने ये पढ़ते हैं सब, बॉन्ड वैल्यूएशन, स्टॉक वैल्यूएशन को हम देखते हैं, इस तरह से हम उसकी वैल्यू करते हैं। However, कुछ बॉन्ड ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं कि ये कन्वर्टिबल बॉन्ड है। इसमें कन्वर्टिबल बॉन्ड्स के ऊपर टर्म्स के अंदर लिखा होता है कि आपने बॉन्ड लिया है, आपको 2 years के बाद या 5 years के बाद या 1 year के बाद यू कैन टेक स्टॉक्स इन प्लेस ऑफ बॉन्ड। जितनी वैल्यू का बॉन्ड है आप बॉन्ड वापस करें, फिर हमें इंटरेस्ट नहीं देंगे, कंपनी अच्छी जा रही है, डिविडेंड इंटरेस्ट से भी ज्यादा मिल रहा है, यू कैन कन्वर्ट दिस अमाउंट इनटू स्टॉक्स। उन बॉन्ड्स को कन्वर्टिबल बॉन्ड्स कहते हैं। बॉन्ड्स के और भी टाइप्स होते हैं, कॉलेबल बॉन्ड भी होते हैं, लेकिन हम बॉन्ड्स नहीं पढ़ रहे। With provision that gives the bondholder an option to convert each bond into a fixed number of shares of common stock. तो वो जब उसने बॉन्ड लिया हुआ है तो वो लोन दिया हुआ है उन्होंने कंपनी, जब वो स्टॉक्स ले लेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? वो ओनर्स बन जाएंगे। जब वो ओनर्स बन जाएंगे तो फिर उनको जो राइट्स कॉमन स्टॉक होल्डर को होते हैं वो राइट्स होंगे, वो वोट कर सकते हैं, डायरेक्टर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, वो सब चीज, इनको कन्वर्टिबल बॉन्ड्स कहते हैं। दे के वो उसकी जगह स्टॉक ले लेते हैं। क्या चीज? नेचर तो समझ नहीं आ रहा, नेचर तो बॉन्ड्स वाला ही है। हम इसको किस पर्सपेक्टिव में देंगे? हम ईपीएस के पर्सपेक्टिव में देंगे। अगर वो स्टॉक्स ले लेती हैं, कन्वर्टिबल बॉन्ड्स के ऊपर डिविडेंड नहीं देते, बॉन्ड जब तक बॉन्ड होगा वो वहीं पे बैलेंस शीट में ही होगा, लायबिलिटी कन्वर्जन के बाद वो इक्विटी में कन्वर्ट होगा। जब इक्विटी में कन्वर्ट होगा, इक्विटी का ही पोर्शन है जो इनकम स्टेटमेंट से इधर आ रहा है, अर्निंग पर शेयर कौन पड़ रही है, हम अर्निंग पर शेयर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, अर्निंग पर शेयर को किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं। यानी कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर आप जब तक ये कन्वर्ट नहीं होगा तब तक कोई ईपीएस को नहीं चेंज करेगा, क्योंकि जब बिल्कुल नहीं करेगा, ये कन्वर्जन आएगा। लेकिन हम पॉसिबिलिटीज देखते हैं ना सारी। अगर हमने कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू किए हुए हैं, उसमें से कुछ बॉन्ड होल्डर्स ने चेंज करा लिया, स्टॉक ले लिया, अब आउटस्टैंडिंग शेयर्स हो गए ना, आउटस्टैंडिंग शेयर्स हो गए ना, बॉन्ड उन्होंने वापस कर दिया और उस बॉन्ड की जगह उन्हें शेयर दे दिए, हमने उनके प्रॉब्लम लिक्विडिटी कर दी। अब हमने डिविडेंड देना है तो ये स्टॉक हम इंक्लूड नहीं करेंगे,
जो बॉन्ड होल्डर्स ने कन्वर्टेबल बॉन्ड्स लेके एक्सचेंज में शेयर्स ले लिए, स्टॉक्स ले लिए, उन पे डिविडेंड उस पे डिविडेंड नहीं देंगे। हम ये क्या पढ़ रहे हैं, डेरिवेटिव इसके अंदर पढ़ रहे हैं। समझ आया। दूसरा मेरा एक सवाल है कि ऑप्शन देखते हैं हम, पॉसिबिलिटी दूसरा मेरा सवाल है कि बिल 2020 में कंपनी जो है वो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इशू कर रही है, तो उसका इम्पैक्ट ईपीएस में 2020 में नहीं आएगा। उसका इम्पैक्ट उसी वक्त आएगा जब वो कन्वर्ट जब वो होगा। कन्वर्ट होगा, अदरवाइज वो उधर ही शो होगा। लायबिलिटी नहीं होगा। और डाइल्यूशन का आप कह रहे हैं कि हर साल जब जब ईपीएस बढ़ेगी तो उसको डाइल्यूट ईपीएस पे। देखिए नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स हमने ईपीएस लिया, हमने कहा कि नेट इनकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। अब नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स के अंदर स्टॉक ऑप्शन भी है जो एम्प्लॉइज ने दिए होंगे स्टॉक्स। फर्स्ट शेयर को डिविडेंड नहीं देना, नहीं देना है, डिविडेंड नहीं देना। तो आपके वो शेयर्स तो आप कन्वर्टेबल बॉन्ड्स वाले हैं जिन्होंने स्टॉक्स ले लिए, इनको डिविडेंड नहीं देना, इसलिए पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको देखें। सर अगर कम हो जाती है वैल्यू तो उसको क्या कहते हैं फिर? जैसे यहाँ पे आपने कहा कि जब ईपीएस बढ़ेगी हम उसको डाइल्यूटेड ईपीएस का नाम देते हैं। व्हाट इफ के अब की जो फिगर आ रही है नेट इनकम को डिवाइड बाय शेयर्स करने से वो वैल्यू जो ईपीएस करेस्पॉन्डिंग ईयर से डिक्लाइनिंग में जा रहा है। ईपीएस आप इंक्रीज भी हो सकता है, अब ये कहते हैं इंक्रीज भी हो सकता है। इंक्रीज भी हो। इंक्रीज पे आप कह रहे हैं कि ये डाइल्यूटेड ईपीएस है, अगर डिक्रीज हो रही है तो क्या करेंगे? हम डाइल्यूटेड इसको इसलिए कह रहे हैं, क्या चीज डाइल्यूट हो रही है? डाइल्यूट अर्निंग्स हो रही है, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स डाइल्यूट हो रहे हैं। आपके नंबर ऑफ शेयर्स जिनको, वो शेयर होल्डर्स जिनको आपने डिविडेंड देना है वो डाइल्यूट हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपकी वैल्यू दोनों तरफ मूव कर सकती है, इसकी कोई आगे कोई आएगी नहीं। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए, ठीक है। इसमें दो चीजें आ गई, स्टॉक ऑप्शंस और कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। एबिट तो बड़ा होगा, एबिट डीए नहीं बड़ा होगा, क्योंकि ये कैश फ्लो नहीं होते। जो आपकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है नॉन कैश एक्सपेंस होता है ना, नॉन कैश एक्सपेंस होता है, तो आप इसको ऐड बैक करते हैं, इस तरह से अमोर्टाइजेशन को भी आप ऐड करते हैं। अमोर्टाइजेशन करके इस तरह से बहुत क्लियर है, तो आप एक ये अमाउंट भी निकाल सकते हैं जो कि आप कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर रखेंगे। जब कैश फ्लो स्टेटमेंट होगा उसके अंदर तो, लेकिन ये अमाउंट आप कहाँ से लेगी? आप इनकम स्टेटमेंट से लेगी, इनकम स्टेटमेंट से आ रही है। आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को ऐड बैक कर देते हैं और अमोर्टाइजेशन को भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि ये नॉन कैश है। आपके प्रॉफिट को तो डिक्रीज कर रहे हैं। हम कहते नहीं कि डेप्रिसिएशन जो है हमें क्या देती है? टैक्स शील्ड देती है, टैक्स शील्ड देती है। हमारे जो प्रॉफिट्स हैं, जब हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को माइनस करते हैं, हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस को कौन से एक्सपेंसेस के अंदर लेंगे? हमने एक्सपेंसेस बड़े एक्सपेंसेस में अदर एक्सपेंसेस हैं। कौन से एक्सपेंसेस लेंगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर लेते हैं, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हम देखते हैं तो हमारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, ऑपरेटिंग अर्निंग वो रिड्यूस्ड है। कैश हमारे पास ज्यादा हो सकता है, एक्चुअल इनकम हमारी ज्यादा है, लेकिन उसमें डेप्रिसिएशन भी आपने माइनस कर दी, तो फिर आपका जो टैक्स लगता है वो किसके ऊपर लगता है? फ्री टैक्स के ऊपर लगता है ना। आप उसमें अदर इनकम ऐड करेंगे और उसके ऊपर टैक्स आपकी बेसिकली डेप्रिसिएशन माइनस करके आप टैक्स लगा रहे हैं, जबकि डेप्रिसिएशन आपने एक्चुअली तो माइनस नहीं की, टैक्स तो भी निकाला ना, तो पे तो नहीं किया। ये ऐसा एक्सपेंस है जो आप जैसे ही फिक्स एसेट लेते हैं तो वहीं एक ही दाम आप पे कर देते हैं। तो फिक्स एसेट्स की जो ट्रीटमेंट है उसके अंदर हम इस चीज को बहुत डिटेल के साथ देखते हैं, अकाउंटिंग करते हैं।
आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये चक्कर आ रहे हैं, समझ आ रही है? क्योंकि नॉन कैश एक्सपेंस है तो आप टैक्स बचाने के लिए आपने किया, टैक्स लगा के वापस ऐड कर दिया, यानी कि आपके पास ही। तो इस पैसे को आप कहाँ यूज करते हैं? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के जो क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन है कहाँ यूज करते हैं? आप तो नया एसेट लेने के लिए यूज करते हैं जब वो आपका एक एसेट एक्सपायर हो जाता है ना, तो एक तरह की वो आप उसके लिए अमाउंट रख लेते हैं, प्लस उसमें अगर कुछ ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो वो एट द टाइम ऑफ परचेज आप कर लेते हैं। ये आपकी इनकम स्टेटमेंट होगी, ठीक है? इनकम स्टेटमेंट इज डन। अब आपकी दो चीजें हो गई, बैलेंस शीट हो गई, इनकम स्टेटमेंट हो गई। एक पेपर निकालें और उस पर लगा दें अटेंडेंस, बहुत सिंपल। कितने लोग बैठे हैं? एग्जैक्टली 20। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट आ गई। कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो भी कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, लेकिन इसका ज्यादा इंटरनल यूज ज्यादा होता है, क्योंकि आपने कैश को मैनेज करना विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखते हैं कैसे इसको इंटरप्रेट हम करेंगे। इसमें हम दोनों जगह से इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं, इनकम स्टेटमेंट से भी और बैलेंस शीट से भी, इसीलिए इसको सबसे एंड में बनाते हैं। हमारी फोर्थ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है? इसमें क्या क्या चीजें आएंगी जी? जो पीरियड है उसी पीरियड के लिए होगी कैश फ्लो स्टेटमेंट भी, इस पीरियड की इनकम स्टेटमेंट होगी, जिसकी बैलेंस शीट होगी। हाउ मच कैश द फर्म हैज जनरेटेड, कितना कैश जनरेट किया है, हाउ दैट कैश हैज बीन एलोकेटेड, और उसको कैसे आपने एलोकेट किया। बिकॉज आपकी अपना वर्किंग कैपिटल की जो मैनेजमेंट है वो सारी आप यहाँ से कर रहे हैं। इट इज नीडेड टू पे बिल्स एंड मेंटेन ऑपरेशंस एंड इज द सोर्स ऑफ एनी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट्स फॉर इन्वेस्टर्स। आगे देखते हैं इसको। इसमें तीन तरह की एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो आपके बिजनेस के ऑपरेशंस हैं, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है? और ये तीनों या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या बताती हैं आपकी? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट आपकी इन्वेस्टमेंट को बताती हैं इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, और फाइनेंसिंग आपकी फाइनेंसिंग को बताती है कि आपने फंड्स को अरेंज कैसे करना है जब जरूरत हो। ये फाइनेंशियल मैनेजर की तीनों चीजें इसके अंदर आ रही हैं, ठीक है? जो टास्क हमने देखे। लेकिन सेम कंपनी मिलियंस ऑफ डॉलर है, ठीक है? सबसे पहले आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिखते हैं, उसमें सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखेंगे, ठीक है? फिर आप उसमें ऐड करेंगे अपनी डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन ऐड करेंगे। कैश इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन अकाउंट्स रिसीवेबल, ठीक है? आपके अकाउंट्स रिसीवेबल के अंदर कितने चेंजेस आए हैं वो आप इसके अंदर लिखते हैं यहाँ पे। अकाउंट्स पेबल के अंदर कितने चेंजेस आए हैं वो आप यहाँ लिखेंगे। इन्वेंट्री लिख दिया आपने, और ये आपकी इन्वेंट्री के अंदर कोई प्लस या माइनस हुआ है, ठीक है? कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपकी ये आ
आपने इसको बस इस सबको ऐड करेंगे आप, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो स्टेटमेंट की थी आपने अकाउंटिंग के अंदर, आप देखिए यहाँ पे 2015 में बेहतर है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यहाँ कम है, उसकी रीजंस आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। एक तो यहाँ है अकाउंट रिसीवेबल्स आपके, उसके अंदर चेंजेस जो है नेगेटिव आ रही है, इसी की वजह से हो रहा है, डिफरेंस इसकी वजह से हो रहा है, यहाँ कम है यहाँ ज्यादा। अच्छा, ये पहला पार्ट हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर, नेट इनकम, डेप्रिसिएशन और कैश इफेक्ट जो है अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर और अकाउंट पेएबल के ऊपर, और कैश इफेक्ट आपका इन्वेंट्री के, तीन चीजों के ऊपर आपका जो कैश इफेक्ट है वो तीन चीजों के अंदर आ रहा है, अकाउंट रिसीवेबल के अंदर, अकाउंट पेएबल के अंदर और इन्वेंट्री के अंदर, उसका आप नेट देख रहे हैं। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज के अंदर आप क्या कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है आपका, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपका मेजर एक्सपेंडिचर होता है जिसमें आप मशीनरीज, इक्विपमेंट, लैंड, बिल्डिंग वगैरह इस तरह की कोई चीज देते हैं, ठीक है। एक्विजिशन ऑफ अदर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, अगर कुछ और लिया आपने तो ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, तो कहाँ इन्वेस्ट किया आपने। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ये यहाँ पे आ गया। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर आपने क्या किया, डिविडेंड्स पेड माइनस में आ रहा है, सेल और परचेज ऑफ स्टॉक कुछ नहीं है, इंक्रीज इन शॉर्ट टर्म बोरोइंग, इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म बोरोइंग। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आपने जो फाइनेंसेस जनरेट किए हैं मेनली वो बोरोइंग से किए हैं, ठीक है, तो डिविडेंड आपने पे किया। आपका डिविडेंड जो पेमेंट है आप देखें, अगर यहाँ से इसी स्टेटमेंट को देखें ना आप, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन सी एक्टिविटी कहाँ से रिलेट करती है, कौन सी एक्टिविटीज इन्वेस्टमेंट के साथ रिलेट करती हैं, कौन सी फाइनेंसिंग के साथ रिलेट करती हैं, कौन सी ऑपरेटिंग के साथ करती हैं। ऑपरेशनल एक्टिविटीज तो नॉर्मली वो अकाउंट से होके आ जाती हैं, बाकी आपके फाइनेंशियल मैनेजर, वहां से जो कैश आ रहा है वो तो आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से देख रहे हैं। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज के अंदर आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर है और अदर इन्वेस्टमेंट है जो आपकी है वो यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आपका टोटल आ जाएगा। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज सबको आपने टोटल किया तो चेंजेस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 2.7 मिलियन और 1.7 मिलियन, तो ये इंक्रीज कर रहा है इसके अंदर। लेकिन इसमें मेजर पोर्शन जो है अगर आप चेक करें वो किस चीज का है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा कर रहे हैं 2016 के अंदर, और आपने लॉन्ग टर्म लोन भी अच्छा खासा लिया है जिसकी वजह से आपका कैश इंक्रीज कर रहा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हम देख रहे हैं कि कितना कैश आ रहा है और कितना जा रहा है बिजनेस के अंदर, और वो कहाँ से आ रहा है, तीन मेजर एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस। इन्वेस्टमेंट में तो जाएगा कैश, फाइनेंसिंग में आ भी सकता है, आ भी सकता है, जाएगा पैसे डिविडेंड पे करते हैं, देखिए डिविडेंड शो आ रहा है यहाँ पे, और अगर परचेज कर रहे हैं स्टॉक को तो फिर भी वैल्यू इसके अंदर जाएगी, ठीक है। सेल एंड परचेज ऑफ स्टॉक, कुछ स्टॉक्स कॉलेबल स्टॉक भी होते हैं, स्टॉक भी आप वापस ले लेंगे, कॉलेबल स्टॉक्स भी होते हैं, स्टॉक इशू किया है बाद में आप कहते हैं ये आप वापस, ठीक है। ऑप्शनल होता है वो भी, ऑप्शनल होता है, उसको कॉलेबल स्टॉक 3 टाइम्स लिखी होती है स्टॉक, ये कॉलेबल है, उसका टाइम पीरियड गिवन है, किसी स्पेसिफिक टाइम के ऊपर वो कॉल भी कर सकते हैं, यानी आप अपने स्टॉक्स को भी परचेज करें। ऑपरेशंस करती हैं यहाँ पाकिस्तान में, मिसालें हैं यहाँ पे कॉर्पोरेशन भी बाहर की ऑपरेशंस काम करती हैं, तो वो उसमें क्या होता है उनका कि वो लेके फिर वो दोबारा बेचते हैं उस पर भी वो प्रॉब्लम, ये फाइनेंस मैनेजर का काम होता है। कॉलेबल स्टॉक इशू करने हैं, स्टॉक्स भी कॉलेबल होते हैं, बॉन्ड्स भी कॉलेबल होते हैं, स्टॉक्स भी कॉलेबल होते हैं। तो आपकी तीन तरह की एक्टिविटीज और तीनों के अंदर क्या कुछ आता है ये यहीं आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट से नजर आ जाए। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज more related to
फाइनेंशियल मैनेजर या फाइनेंस मैनेजर। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी डिटेल्स को देख लेते हैं। Use of the following guidelines to adjust for changes in the working capital. ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल के अंदर कोई चेंजेस आई हैं, adjust the cash flows by deducting the increase in account receivable. The increase represent additional lending by the firm to the customers and it reduces the cash available to the firm. अगर आपने कैश, इसकी आपकी पॉलिसी होती है रिसीवेबल्स की, अकाउंट्स के डिपार्टमेंट में जो कॉर्पोरेशन होते हैं उसमें नॉर्मली डिसएग्रीगेशन की होती है, रिसीवेबल्स डिपार्टमेंट की सेपरेट होता है, पेबल्स का डिपार्टमेंट की सेपरेट, सप्लायर वेंडर का जो डील करता है वो डिपार्टमेंट की सेपरेट, कस्टमर्स के साथ डील करता है। तो आप क्या करते हैं, आप जो पॉलिसी बनाते हैं, अगर आपने सेल्स इंक्रीज करनी है तो आप अपनी क्रेडिट टर्म्स को चेंज करेंगे, आप अपनी कस्टमर्स को आप क्रेडिट देते हैं, लिमिट सेट की होती है कि मैं इतना क्रेडिट दूंगा, उसको भी इंक्रीज कर देते हैं। अगर आप उसको इंक्रीज करते हैं तो फिर आपके पास रिसीवेबल्स ज्यादा हो जाते हैं, कैश कम होता है। कैश कम होगा तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होगा। तो उसी चीज को बता रहा है वो कह रहा है कि आपका वर्किंग कैपिटल के अंदर, वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो आपके जो रिसीवेबल्स हैं वो क्या हैं, वो करंट एसेट्स के अंदर आते हैं, और आपकी इसका मतलब करंट लायबिलिटीज भी आएंगी इसके अंदर, भी आती वो भी आ रही हैं। तो आपके अगर ये चेंज हो गए तो आपका कैश कम या ज्यादा हो सकता है। आपने पॉलिसी चेंज कर दी, क्रेडिट पॉलिसी चेंज कर दी कस्टमर्स के लिए, तो उससे आपके कैश के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, कैश ज्यादा होता है या कम होता है, वो इंपैक्ट आपका रिप्रेजेंट होता है अकाउंट रिसीवेबल की सूरत के अंदर। इस तरह से अकाउंट पेएबल है, ऐड इंक्रीज इन अकाउंट पेएबल। अगर आपने अपने सप्लायर के साथ टर्म्स बहुत बेहतर कर दिए और वो आपको ज्यादा टाइम के लिए क्रेडिट देने के लिए तैयार है, तो फिर क्या होगा, कैश इंक्रीज होगा या कम होगा, ज्यादा पेएबल्स मिलेंगे तो कैश इंक्रीज होगा या कम होगा, इंक्रीज होगा। तो आप इसका नेट इंपैक्ट देख लेते हैं बेसिकली। ठीक है, ये वर्किंग कैपिटल के दोनों आइटम्स हैं। borrowing by the firm from its suppliers, cash available to the firm, इससे कैश इंक्रीज होता है, रिसीवेबल बढ़ने से कैश डिक्रीज होता है। ठीक, तो इन दोनों का इंपैक्ट आपको कहां पे नजर आता है, ऑपरेटिंग उसके अंदर, ऑपरेशंस से जो कैश आता है उसमें। इन्वेंट्री में भी इसी से फर्क पड़ता है। अगर आप इन्वेंट्री इंक्रीज करते हैं तो कैश कम हो जाएगा, इन्वेंट्री डिक्रीज करते हैं तो कैश ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, आप कितनी इन्वेंट्री रखते हैं उससे भी फर्क पड़ता है। फाइनली वी डिडक्ट इंक्रीज टू इन्वेंट्री। इंक्रीज टू इन्वेंट्री आर नॉट रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस एंड डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द नेट इनकम। नेट इनकम में तो नहीं आ रहा होता ना, ये बैलेंस शीट का आइटम है। ठीक है, बैलेंस शीट का आइटम है लेकिन कैश को इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, हाउएवर द कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग इन्वेंट्री इज अ कैश एक्सपेंस। कॉस्ट क्या होती है, इन्वेंट्री को इंक्रीज करने की कॉस्ट क्या होगी, इन्वेंट्री ज्यादा होगी तो यू नीड स्पेस। अगर आप स्पेस ज्यादा चाहिए तो यू हैव टू पे एक्सपेंस ना, आप रेंट पे लेंगे ना, या आप नया स्टोर बनाएंगे तो आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, आप नया स्टोर बनाएंगे या फिर आप रेंट करेंगे किसी जगह को, यहाँ पे आप अपनी इन्वेंट्री को रखेंगे। अगर आपकी इन्वेंट्री का फ्लो ज्यादा नहीं है, फ्लो नहीं है तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। फ्लो ज्यादा है यानी आपकी सेल्स इंक्रीज होती है उससे, इन्वेंट्री ज्यादा रखने से आपकी मैन्युफैक्चरिंग बेहतर होती है। ये आपको उस हिसाब से देखना है। The cost of increasing inventory is a cash expense for the firm and must be deducted. अगर उससे कैश आपका इन्वेंट्री को इंक्रीज करने से उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है उसको रखने की, तो उसको आप डिडक्ट करेंगे, जबकि इन्वेंट्री से भी आपका कैश जो है वो कम होगा। तो बैलेंस शीट का आइटम हो गया ये इनकम स्टेटमेंट, लेकिन कैश को इम्पैक्ट कर रहा है। We also add depreciation to net income. Depreciation को वापस ऐड बैक करेंगे since it's not a cash outflow. इस एक्चुअली आपने depreciation expense
चार्ज करते हैं, पे नहीं करते। ये वो एक्सपेंस है जो पे नहीं होता, चार्ज होता है, ठीक है? You did not pay any cash for the depreciation. That's why you add that. कैश में कोई फर्क नहीं पड़ा, एक्सपेंस हुआ था, इनकम स्टेटमेंट के अंदर आपने इसको लिखा, लेकिन कैश में कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए आपने इसे ऐड बैक किया। ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो गई। अब आगे इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एक्विजिशन आपने की है, या आपने कोई नया प्लांट लगाया है, या आपने कोई नई प्रोडक्ट ऐड की है, या आपने कोई नया डिपार्टमेंट स्टार्ट किया, सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं। उससे आपकी सेल भी तो इंक्रीज होगी ना, लेकिन इस वक्त तो कैश आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है? उस पीरियड के अंदर, पीरियड क्या है, फिस्कल ईयर, उस साल के अंदर अगर आपने कोई एक्टिविटी की है इन्वेस्टमेंट की, वो यहाँ आपको नजर आएगी, ये क्या है, कैश आउटफ्लो होगा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज के अंदर। जबकि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर कुछ इनफ्लो है, कुछ आउटफ्लो दोनों। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या है, आपने फंड अरेंज किया, ठीक है? इसमें डिविडेंड भी इसी के अंदर आता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर आता है। क्यों ऐसा क्यों है, ये तो हम पे कर रहे हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैसे आएगा डिविडेंड पे? सोचने की बात है, आपको ख्याल नहीं आया, हम पे कर रहे हैं, कैसे जा रहा है फाइनेंसिंग कैसे? तो इसके अंदर आएगा ना, सेल परचेज ऑफ सेल स्टॉक आएगा, इसके अंदर सेपरेटली आएगा। हमने शेयर्स दिए मार्केट में, हमारे पास कैश आया, वो हम सेपरेटली बता रहे हैं, सेल परचेज ऑफ स्टॉक। डिविडेंड को कैसे हम फाइनेंस रेस करना है, इस वजह से जो कॉस्ट है, जो शेयर्स हम इशू करके पब्लिक से पैसे ले रहे हैं, वो तो फाइनेंस हमारा जनरेट हो गया, उसके जो डिविडेंड है वो उसकी कॉस्ट है फाइनेंस रेस करने की, इस वजह से फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम उसको सिखा रहे हैं। और नहीं बोलेगा, एक भाई को अपने आगे दिया हुआ है, मुझे आप सही कहा, सही। और क्या लिखना है? डिविडेंड देने से क्या फर्क पड़ता है? नहीं पता, फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता? कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपकी मार्केट वैल्यू शेयर की इंक्रीज होती है डिविडेंड से। ये भी इफेक्ट, ये जो बात कह रहे थे, ये भी है और ये भी है। आप ये फाइनेंसिंग जनरेट करना इजी हो जाता है। आप अपने पास शेयर्स लेके बैठे हुए हैं, आप वो प्रीमियम पे आपको पब्लिक को दे सकते हैं, डायरेक्ट प्रीमियम फ्लैट। तो लगता है आप मुझे भी सुना देंगे जितने कामों में बैठे हैं, हैं? अच्छा जी, डिविडेंड पेड कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ स्टॉक आर स्पेंट रीपरचेजिंग। देखिए रीपरचेज अपने स्टॉक को कर रहे हैं, किसी और के स्टॉक को आपने इन्वेस्टमेंट करनी है उसको, तो उसको इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज के अंदर लिखेंगे। अपनी कंपनी का स्टॉक आपने रीपरचेज किया है, तो वो यहाँ पे है, और रीपरचेज कर रहे हैं, रीजन क्या है? रीजन वही है, आप उसके ऊपर भी प्रीमियम लेना चाहते हैं, ले लेंगे, रखेंगे साल अपने पास, अगले साल फिर बेच देंगे, क्या प्रीमियम भी बेचेंगे उससे। ये मुख्तलिफ स्ट्रेटेजीज होती हैं, मतलब कि आपकी कंपनी के पास फ्री कैश है ज़्यादा, आप कहते हैं यार रीपरचेज करना है, रीपरचेज करने से क्या होगा?
स्टॉक रीपरचेज करने से क्या होगा? टाइम पैसा मतलब है। इफेक्ट ये आएगा कि रिटर्न रिटर्न देना पड़ेगा, स्टॉक आपके पास वापस आ गया क्योंकि स्टॉक अगर मार्केट में तो आप डिविडेंड तो हम अनाउंस करते हैं, हमारा प्रॉफिट है, आउट होगा ना, डिविडेंड बढ़ जाएगा ना, अर्निंग पर शेयर इंक्रीज करते हैं, आपके नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स रिड्यूस हो जाएंगे अगर आप मेरी परचेज करेंगे। अगर आपका नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कम होंगे, इनकम आपकी सही जा रही है, इतनी जा रही है, इतनी पिछले साल थी, इस साल उससे आप कहेंगे 5% जा रही है, 10%। आपका डिविडेंड पर शेयर इंक्रीज नहीं हो जाएगा, अर्निंग पर शेयर इंक्रीज। जो आपसे डिविडेंड जो है वो उतने शेयर कंपनी ने बाय बैक कर दी तो उनको टोटल वैल्यू देना वो पड़ेगा। आपकी बात इससे आपसे सही है, टोटल जो वैल्यू है, नंबर ऑफ ओनर्स कम होंगे नहीं आपने डिविडेंड देगा, लेकिन जो डिविडेंड पर शेयर है, अर्निंग पर शेयर, वो तो इंक्रीज ईपीएस पर शेयर हो जाएगा ताकि मार्केट में पॉजिटिव न्यूज जाए। और सारा कुछ आप इसलिए कर रहे हैं, आप आसानी के साथ करेंगे। जब आपको चाहिए फाइनेंसेस, आप ये पिटकी बनाएं और लोग तैयार हो पैसे देने के लिए। बिल्डर सारे होते हैं, लेकिन होने के लिए आपको एक ही होता है, सब लोग कहते हैं हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। कॉन्फिडेंस है ना, कॉन्फिडेंस आप ये क्रिएट करते हैं पॉलिसी में आपके पास फ्री कैश है, आप परचेज कर लेते हैं स्टॉक। उसका मकसद यही होता है कि फाइनेंसिंग में आसानी रह जाती है। चेंजेस टू शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो इससे क्या होगा, बोरोइंग से ज़्यादा आपके पास कैश आएगा, फाइनेंसिंग आपके पास अवेलेबल फंड्स ज़्यादा हो जाएंगे। अच्छा जी, पे आउट रेशो एंड रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग आपकी नेट इनकम माइनस डिविडेंड है। मैंने कहा कि जो भी आपके पास इनकम रिपोर्ट हुई वहां से इनकम स्टेटमेंट में, उसमें से जो आपने डिविडेंड दे दिया वो माइनस करेंगे तो बाकी जो पैसे बच जाएंगे वो वापस इक्विटी के अंदर ऐड हो जाएंगे, जिसको हम रिटेन अर्निंग कहते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं रिटेन अर्निंग। तो पे आउट रेशो आपकी क्या होगी, जितना आपने डिविडेंड पे किया है उसको अगर आप डिवाइड करते हैं नेट इनकम से, वो आपकी पे आउट रेशो, आपने कितने परसेंट पे किया। आपको इनकम हुई 100 की, आपने पे किया 20 या आपने 50 पे किया, कितना पे किया आपने? 50% पे किया। तो जो रिटेन अर्निंग में आप लेके जाते हैं अमाउंट, उसे क्या कहते हैं, उसे फ्लो बैक रेशो कहते हैं। ये पे आउट रेशो है और दूसरी फ्लो बैक रेशो। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन? लास्ट लाइन में आप कंबाइन कर देते हैं सारे इंपैक्ट को, इनफ्लोज आउटफ्लोज, टोटल नेट इंपैक्ट क्या आ रहा है उसका। तो बैक रेशियो को यहाँ नहीं बताया हुआ, रिटेन अर्निंग जो होती है वो आपकी कितने परसेंट आपने रिटेन किया है, वो अगर आप निकालना चाहें तो आप कैसे निकालेंगे? इनकम माइनस डिविडेंड डिवाइडेड बाय बच गया, डिविडेंड देने के बाद जो बच गया उसकी रेशो अगर आप निकालें, यानी अगर आपने 100 अर्न किया, 50 दिया, 50 बच गया ना, 100 माइनस 50 ओवर 100, 50% दिया, 50% फ्लो बैक किया। रिटेन अर्निंग आपकी, रिटेन अर्निंग की जो रेशियो होती है, यानी इनकम का कितना परसेंट आपने रिटेन में रखा है उसको फ्लो बैक किया। लेकिन वो जो भी इंटरनल होती है, यहाँ हम पे आउट की बात कर रहे थे, पे आउट जो है वो इन्वेस्टर के साथ रिलेट करना है, फ्लो बैक इंटरनल है, कितना आप वापस कर रहे हैं। तो नहीं गए,
इसमें सिर्फ 3 स्लाइड्स हैं, ये भी देख लें आप। नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है रियली। बस 3 स्लाइड हैं, देखें इसमें एक लाइन है और एक स्लाइड है टोटल। अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन। अभी तो हमने रेशियो एनालिसिस स्टार्ट ही किया, अभी एक ही चैप्टर चल रहा है। ये आपका अगली क्लास में भी चलेगा, हो सकता है उससे अगली क्लास में भी चलेगा। ऐसे कोई खास फर्क नहीं है ऑनलाइन क्लास पढ़ाने में, उसमें भी कोई नहीं पूछेगा और यहाँ भी कोई कुछ नहीं पूछेगा। अच्छा, हमने ये देखा कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पब्लिश करना होता है। चारों स्टेटमेंट्स हमने देखी, तो ओनर स्टेटमेंट थी उसके अंदर ही आती आपकी बैलेंस शीट, 4 स्टेटमेंट्स हमने देखी। कुछ और इन्फॉर्मेशन भी है वो कौन सी होती है? इन्वेस्टर को उसमें भी दिलचस्पी होती है, जैसे इन्वेस्टमेंट करनी है आपकी कंपनी के अंदर, उसे कुछ और इन्फॉर्मेशन की भी जरूरत है। वो क्या है? कुछ रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि कॉर्पोरेशन जो है इसको हम पब्लिक कंपनी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर पैसा होता है, जो ओनर्स होते हैं वो पब्लिक होती है, जबकि पब्लिक इसको चला नहीं रही, ऐसे कोई और बात ठीक है। पब्लिक क्या करती है कि जो शेयर ओनर्स हैं वो वोट दे के डायरेक्टर्स को सेलेक्ट करते हैं। डायरेक्टर्स में से एक आपका मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाता है या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है। फिर वो क्या करते हैं कि डायरेक्टर मिलके बैठते हैं और एक ही डायरेक्टर ऑफिसर को चुनते हैं, फिर वो डायरेक्टर ऑफिसर के साथ बैठ के पूरी मैनेजमेंट टीम को, जो मैनेजर्स होते हैं वो अपनी अपनी टीम जो कंपनी को चला रहे होते हैं वो ओनर्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, डिपेंड करता है कंपनी को। उसके अंदर बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं, एजेंसी प्रॉब्लम आ जाती है। आपने एजेंट रखा है, एजेंट अपना काम कर रहा है, आपका काम नहीं करता, ऐसे आपसे सीईओ रखा अपनी कंपनी का, सीईओ ओनर नहीं है, वो अपने इंटरेस्ट को फुलफिल कर रहा है, उनको हम एजेंसी प्रॉब्लम और एजेंसी कॉस्ट कहते हैं। ये भी फाइनेंस का इशू है, बहुत बड़ा इशू है। फिर आपका ये है कि उसमें जो शेयर्स हैं लोगों के वो किस तरह से होने चाहिए, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए या नहीं? पाकिस्तान के अंदर तो बहुत कम है, यानी ओनरशिप विद इन अ फैमिली है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जबकि उसमें जो छोटे शेयर होल्डर्स हैं उनका भी पैसा लगा होता है, स्टेक होता है। कंपनी को डुबा देते हैं जान के भी, जान की कंपनी डुबा देते हैं, पैसा आ गया। फायदा किस चीज का है? कॉर्पोरेट एंटिटी है, सेपरेट एक लीगल एंटिटी, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, आपकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है। ऐसा किस तरह ओनर्स ग्रुप में, तो इसमें रेगुलेटर बहुत सारी और चीजें भी इंप्लीमेंट करता है, जिसमें रेगुलेटर उनको कहता है कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दें, आप खाली स्टेटमेंट्स ना दें, और चीजें भी चाहिए तो इन्वेस्टर ने भी देखी है, इन्वेस्टर को भी पता हो ये अपनी ही कंपनी है और खुद को ही नवाज रहे हैं और हमसे पैसा खेच रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कौन सी अदर इंफॉर्मेशन है? आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो आप नोट्स देते हैं उसकी इंफॉर्मेशन होती है। नोट्स क्या होते हैं? आप उसकी पूरी कैलकुलेशन देते हैं। उसके अलावा आपका यहाँ पे नहीं लिखा हुआ ओनरशिप स्ट्रक्चर भी होता है, शेयर्स की कंसंट्रेशन क्या है, किसके पास कितने शेयर,
गवर्नमेंट के पास कितने हैं, जनरल पब्लिक के पास कितने हैं, इंस्टीट्यूशंस के पास कितने हैं, इंस्टीट्यूशंस भी तो इन्वेस्टमेंट करते हैं। कोई अगर फैमिली है, उस फैमिली के पास कितने हैं, कोई फैमिली को चला रही है उसके पास कितने हैं। ये भी होता है कि सीईओ के पास कितने हैं, क्या उसका भी स्टेक है या नहीं, ये इंफॉर्मेशन भी आपने देनी होती है। ये कहाँ पे शो हो रही होती है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ही सपोर्शन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ही सपोर्शन। इसके अलावा ऑडिट कराने का एक होता है कि आपने ऑडिट कराना है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर्स, ऑडिटर का क्या काम होता है, ऑडिट किस चीज का होता है? ऑडिटर्स ये देखते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया गया है, सिर्फ ये देखते हैं कंप्लायंस है या नहीं, IFRS की कंप्लायंस है, GAAP की कंप्लायंस है। तो वो ऑडिटर की रिपोर्ट भी साथ आपने पब्लिश कर, ये ऑडिटेड अकाउंट्स हैं, आपने कोई गड़बड़ नहीं की अकाउंट्स में। अगर वो अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इसका मतलब है उसमें गड़बड़ नहीं हुई। ये सारी अदर इंफॉर्मेशन के अंदर आते हैं। इसमें वो तो स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक होल्डर इक्विटी को भी इसी के अंदर लिखा है इसमें, वो तो डायरेक्ट उसके अंदर ही आता है, अदर इंफॉर्मेशन में तो नहीं आता। अच्छा खैर, चेंजेस इन स्टॉक होल्डर्स इक्विटी उसी का पार्ट है, स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक होल्डर्स इक्विटी का। और कोई अगर मैनेजमेंट का कोई डिस्कशन और एनालिसिस है तो वो भी आपने देना होता है कंपनी की स्टेटमेंट्स के साथ, डिस्क्लोज करना होता है इसको भी। मैनेजमेंट क्या डिसीजंस ले रही है, क्या करने जा रही है, ठीक है, ऑपरेशंस को किस तरह से चला रही है, क्या उनके प्लान्स हैं, फ्यूचर प्लान्स क्या है, फ्यूचर प्लान्स भी वो साथ देते हैं अपने। तो आपको कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखनी चाहिए ऑपरेशंस की, उससे आपको आइडिया हो जाएगा एक्चुअल में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिक करते हैं। ऑन एवरेज जो है किसी भी कॉर्पोरेशन की जो स्टेटमेंट्स होती हैं जो पब्लिश करते हैं, उनके 200 पेजेस, 200 पेजेस से ज़्यादा भी हो सकती है, 300 भी हो सकती है, 400 भी हो सकती है, डिपेंड करता है उनके ऑपरेशन कितने ज़्यादा। मुझे इतनी डिटेल वो देते हैं हर चीज़। हमने तो स्टेटमेंट देखे हैं ना, एक स्टेटमेंट एक ही पेज पे आ गई, बैलेंस शीट एक ही पे आ गई, इनके नोट्स होते हैं, कैलकुलेशन होती है, सब कुछ डिस्क्लोज कर दो। इन्वेस्टर जब इन्वेस्टमेंट करता है तो वो खुद तो इतना बड़ा लिखा नहीं होता कि सारी चीजों को अंडरस्टैंड कर सके, तो फिर ब्रोकर है, ब्रोकर को फीस देता है, उसके बिहाफ पे ब्रोकर को पता होता है ऑलरेडी कंपनी का, वो अंडरस्टैंड करता है सारी चीजें, वो आपके बिहाफ पे वो आपको सजेस्ट करता है। जैसे आप बीमार हो गए तो आपको कुछ नहीं पता चलता मैंने कौन सी दवाई खानी है, डॉक्टर के पास स्पेशलिस्ट होता है, वो जो इन्वेस्टमेंट का स्पेशलिस्ट होता है वो आपका ब्रोकर हो सकता है या वो एनालिस्ट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट। स्टॉक मार्केट के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आपके कराने में आपको सजेस्ट करते हैं किस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। ये सारी अदर इंफॉर्मेशन वैसे मेरा इरादा तो था कि आपको 2 चैप्टर करवा देता,